Any questions? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया अपना, याद कर लिए सारे साइंस, नंबर याद है सबको? हाँ जी सर। फिर कौन सा नंबर है? हॉरोस्कोप बना लिए अपने, जो कॉपी पे 8-10 लोगों के हॉरोस्कोप बना के रखने हैं, वो रख लिया? नहीं सर, 8-10 तो नहीं है, 2 बनाए हैं सिर्फ अभी। दो हाँ से मतलब जितने भी दोस्त लोग हैं या जो भी लोग हैं घर के, जितने नॉन हाँ, लोग हैं, उनके एक्चुअली आप बना के रख लीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ ऐसा। फिर लोग हम्म, क्या पूछना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है। मतलब आप जिनको, जो एकदम से पूछना ना शुरू करें, उनको आप बता सकते हो, हाँ बिल्कुल। उनसे आप मैं है पूछ मेरे सकते पास मैं कर लूंगा इस वीक। हो। हाँ, तो वो बना के रखिए। क्यों, क्या है ना, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, जैसे अभी हम असेंडेंट पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा असेंडेंट है, मतलब नंबर 1 की कुंडली है तो कैसे है, 2 की है तो क्या है, तो आपको एटलीस्ट आपके पास लोग होने चाहिए जिनसे आप रिलेट कर सको। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपको पढ़ने में और आगे रिलेट, जब आप रिलेट करोगे, जब सही चीज निकलेगी, हाँ ये तो एकदम ठीक है, तब आपको ज्यादा मजा आएगा और आप फिर उसको आगे भी प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि किसी भी चीज का, देखिए कोई स्कूल तो है नहीं है कि हमें एग्जाम देना है, ना ही कोई हमारे को कोई डिग्री मिलने वाली है इसके बाद कि हमें डिग्री मिल जाएगी तो हमें कहीं कुछ हो जाएगा। हम सीख रहे हैं कोई चीज, तो वो तभी, और ये तभी सीख पाएंगे आप जब आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और इंटरेस्ट कैसे बनेगा? इंटरेस्ट एक ही तरीके से बनेगा कि जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे और वो चीज़ें सही बैठेंगी लोगों के हिसाब से, जो भी मतलब जो एक्चुअल है उससे मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें, और इसीलिए ज़रूरी ये भी है कि हम, और आप अगर मान लीजिए, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको आगे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आगे इसको प्रोफेशनली कैसे लेके जाएंगे, तो प्रोफेशनली तब तक आप लेके नहीं जा सकते जब तक आपकी प्रिडिक्शंस ठीक ना हो। सिर्फ जान गए उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कि आपने किसी को बोला कि अच्छा भैया आपकी नौकरी इस समय लग जाएगी, तो नौकरी नहीं लगी, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपने बोला किसी का भाई शादी के लिए प्रिडिक्शन थी, वो नहीं हुई, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फॉर दैट कॉन्फिडेंस यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आप आगे फिर भी मतलब इसको प्रोफेशनली भी आगे कर सकेंगे। हाँ जी, कुशल जी। सर अभी आपने एक बात बोली कि आपका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रेडिक्शन आपका सही आएगा नहीं आएगा ये आपको पता नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा भी योग होता है कि मतलब कोई व्यक्ति सच में प्रेडिक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता उसकी कुंडली के हिसाब से? मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, बट अगर मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मुझे लगा आवाज नहीं जा नहीं रही। नहीं, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो फिर मुझे अगर पता रहे कि यार मैं एक्चुअल में प्रेडिक्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी कुछ होता है योग कुंडली में, या हर कोई व्यक्ति सीख के कर सकता है? मेरा मानना है कि हर कोई व्यक्ति सीख के कर सकता है। ओके। अब आपका इसमें एक चीज आएगी कि मैं हर कोई व्यक्ति सीख सकता, तो हर कोई सीखता क्यों नहीं है? जी। ठीक है, हर कोई इतना इजी है, और अभी आप आगे भी पढ़ते रहेंगे तो इजी निकलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर भी नहीं पढ़ते। अब क्या है, लोग नहीं है इंटरेस्ट इसका। अब इंटरेस्ट क्यों है आपका? तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सब लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये इंटरेस्ट, और आपने पहले भी पढ़ा लेकिन आप कोर्स अप कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ है, अगर सब लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो कोई ना कोई रीजन होगा ना, जो जी। हम पढ़ रहे हैं सब लोग। तो वो पढ़ने का क्या रीजन है और आपका इंटरेस्ट क्यों है इसमें, ये हम आगे समझ जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये देखिए मेरा ये लिंकेज बन रही है हॉरोस्कोप में, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा ये समय चल रहा है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे दशाओं की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे राहु केतु शनि में से किसी न किसी की दशा हो सकता है चल रही हो, या जुपिटर मरकरी अंतरदशा में या कहीं पर हो, उनकी दशा चल रही हो। या चार्ट में ऐसे हम जब भावों को पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कैसे आपका लग्न जो है आपके 8वें 12वें से कनेक्टेड है, किस तरीके से है, तो वो आप क्यों सीख रहे हो। हम्म। और फिर उसको प्रोफेशनली आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और प्रोफेशनली करने में भी दो चीजें हैं कि आप लोग कहते हैं मैं एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। तो भाई, सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर का क्या मतलब है? पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता हूँ, कि प्रिडिक्शन ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? दो चीजें।
अब पैसा तो आप प्रिडिक्शन ठीक ना भी हो तो भी कर सकते हो। पैसा तो आपको लोगों को डरा कर कैसे भी बना सकते हो पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रिडिक्शन ठीक होंगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो प्रिडिक्शन ठीक करनी हमारा बेसिक एक जो मकसद है पूरे इसका कि आप एंड बाय एंड ऑफ द कोर्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, वो बोले क्या एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप सीख जाए, तो वही हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज जो है हमने कल राशियां पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे राशियों के लॉर्ड। सबसे पहले समझेंगे राशियों के लॉर्ड। तो राशियों के लॉर्ड की अगर हम बात करें, बड़ा इसके लिए इसके पीछे भी हम स्टोरी को बता सकते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी है, या ये कहिए कि कैसे बटे, कैसे दिए गए। अब देखिए, हमारा हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक और एक साइंस है। जो भी हमारी, हम कहते हैं ना कि क्यों ऐसा हुआ, तो हमारे सन और मून, ये राजा रानी, ये हमारे पूरे प्लानिटरी कैबिनेट के किंग एंड क्वीन है। तो दे आर द रूलर्स। तो यहाँ पे सन और राजा रानी जैसे बैठे हैं, तो हमारे को ये मरकरी सबसे नजदीक वाला प्लानिट है। और सन से जो अगर हम देखेंगे, अर्थ से जो दूसरी साइड है वो है मार्स। तो पहले जैसे मार्स गया इसके पास, सन के पास, या मरकरी की अगर हम बात करते हैं ना, मरकरी प्रॉब्ली 4 और 5 नंबर। 4 नंबर मतलब कैंसर, 5 नंबर मतलब लियो। लियो का मालिक कौन? सन। और कैंसर का जो एरिया है, अब ऐसा कह सकते हैं कि एक एक प्लॉट है। ये इमेजिनरी, हमने कल प्लॉट्स की बात करी थी, तो 2 प्लॉट्स हैं, उन दोनों के एक एक मालिक है। उन 2 प्लॉट की रजिस्ट्री जो है वो सन और मून के पास हो रखी है। तो सन का लियो है और मून का कैंसर या कर्क राशि जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद मरकरी जो है, ये चूंकि कम्युनिकेशन का कारक है, तो सबसे पहले बातचीत करने का इसको इच्छा थी, तो गया ये मरकरी सबसे पहले राजा के पास गया। तो राजा के सामने रहा कि मुझे भी कोई जगह दे दो, आपने तो एक जगह ले रखी है। तो राजा ने कहा चलो मेरे बगल वाली जगह जो है प्लॉट, 5 नंबर मेरा है, 6ठा नंबर तुम्हारा। उसको चाहिए, उसको मरकरी को लगा चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो हो गया, मेरे को मिल गई जगह। लेट मी गो टू द मून, मदर से भी पूछ लेते हैं, वो भी कुछ दे दें। मरकरी मून के पास गया, तो मून ने कहा चलो मेरे बगल की जो जगह है, साइड वाला जो प्लॉट है वो खाली है, वो तुम ले लो। तो 3 नंबर, 4 नंबर से एक साइड चलेंगे और 5 से एक साइड चलेंगे। तो 5 से एक साइड चले तो 6ठा नंबर मरकरी का आ गया, और 3 नंबर मरकरी का आ गया। तो मरकरी इज लॉर्ड ऑफ वर्गो एंड जेमिनाई, इन दोनों का भी मालिक बन गया। अब ये वीनस ने देखा, वीनस तो खैर डिजायर का कारक ही है, तो उसको लगा कि भाई मुझे मरकरी को मिल गई 2 जगहें, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो वीनस ने फिर से सेम प्रोसेस किया, तो सन ने उसको मरकरी के आगे वाला प्लॉट दे दिया, विच इज नंबर 7। नंबर 6 दे दिया, नंबर 7 विच इज लिब्रा। और नंबर, यहाँ मून ने जो है नंबर 3 के आगे जो प्लॉट है एक, वो भी नंबर 2 का जो प्लॉट है वो टॉरस, वो दे दिया। तो वीनस बिकम्स लॉर्ड ऑफ टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस और लिब्रा का मालिक जो है वीनस बन गया। फिर मार्स ने देखा, मार्स ने बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, ये सबको मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। मार्स ने फिर से जाके सेम प्रोसेस किया, एंड वो फिर उसको प्लॉट अलॉट हो गया। कौन सा? 7 नंबर के बगल वाला 8 नंबर, और 2 नंबर के बगल वाला 1 नंबर। तो मार्स बिकम्स द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो एंड एरीज। तो वह 1 और 8 नंबर का लॉर्ड जो है मार्स बन गया। फिर जुपिटर को भी सेम प्रोसेस हुआ, तो 9 और 12 नंबर का लॉर्ड जुपिटर है, और स्पाइसिस एंड इसका सैजिटेरियस का। और फिर लास्ट में बचे हुए शनि, तो शनि को कुछ नहीं मिला था, तो शनि लास्ट में पहुंचे, तो 2 7 7 वाले प्लॉट जो थे 10 और 11 नंबर, वो शनि को लॉट। तो मतलब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस जो है 10 और 11 नंबर, ये शनि को मिल गए। तो ये इनकी लॉर्डशिप है, बहुत ध्यान से हमें याद करनी है। हमें पता होना चाहिए कौन सी राशि का कौन स्वामी है, कौन लॉर्ड है। या हम लॉर्डशिप बात करें या हम स्वामी की बात करें, कुछ भी बात करें, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, बट कौन सा लॉर्ड है, किस राशि का कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है, ये हमें याद करना है। तो जिसको नहीं याद वो याद कर ले, और इसको नोट कर ले, इसको हमें करना है। अब हम आते हैं हमारे हॉरोस्कोप पे। तो हम स्पेस और टाइम की अगर हम बात करते हैं, या हम बात करें, स्पेस क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ है, और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हो गया। टाइम हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हम पंचांग से भी निकालते हैं। अच्छा,
अभी हमें पंचांग कैसे यूज करना है उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचांग, लेकिन पंचांग होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अभी जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि होली किस दिन है, होली कल खेली जाएगी परसों खेली जाएगी, ये भी डाउट चल रहा है। कई जगह पे परसों बन रही है, कई जगह कल बन रही है, कई जगह कल होली जलाई जाएगी। ऐसा ये अभी कंफ्यूजन वाली स्टेट बहुत बार आती है। और हमारे हर फेस्टिवल में ये एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है कि राखी किस दिन होगी, कि किस दिन पूर्णिमा किस दिन बन रही है, किस दिन अमावस आ रही है। तो ये एक डाउट वाला प्रॉब्लम है। क्यों है ऐसा, क्यों होता है डाउट, क्या चीज़ है, तो इसके पीछे का लॉजिक हमें आइडिया होना चाहिए कि हम जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो क्यों, मतलब किस उसको हम कैसे बनाना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो कर, मतलब क्या नॉट दैट फेस्टिवल कैसे बनाना चाहिए, बट डेट्स को कैसे डिसाइड करना है, क्या डेट्स क्या है। तो उसके लिए हमें पंचांग की जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं स्पेस में। स्पेस की अगर बात करें तो आपने ये ज्योग्राफी बुक्स में बहुत देखा होगा, ये वाली लाइंस जो पढ़ रही है, ये क्या इमेजिनरी लाइंस है। हमारे लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं, आजकल तो हम लोग जीपीएस जब यूज करते हैं तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही आता है, जो जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और अगर हम ये इसकी बात करें कि हमारे इंडिया में तो इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा इंडिया के अंदर अपना टाइम का डायमेंशन, टाइम की कैलकुलेशन बहुत पहले से। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब रूल किया और आधी से ज्यादा वर्ल्ड को जब अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो उनको बड़ा टाइम का बड़ा दिक्कत था कि किस टाइम को वो मैनेज नहीं कर पाते। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया वी शुड हैव अ स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने स्टार्ट किया फिर ये ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, जो ये प्राइम मेरिडियन, ये इसको 360 अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में बांट दिया गया। हर एक डिग्री, एक डिग्री के बारे में उसमें 360 डिग्रीज का मतलब समझिए तो 360 लॉन्गिट्यूड हमारी बन गई। और सबसे पहली लॉन्गिट्यूड जिसको हम बोलते हैं जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, वो बनी कहाँ से, वो बनी ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं ग्रीनविच। इंडिया में पहले से ही चल रहा था, इंडिया में तो पहले से ही हम, आपने देखा होगा बहुत जगह जंतर मंतर है। तो टाइम की कैलकुलेशन कैसे मेजर करते हैं टाइम, और इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन थी किस दिन किस समय सन की रेस कहाँ पर पड़ेंगी, कैसे सन की पोजीशन होगी, उसके हिसाब से आर्किटेक्चर भी अवेलेबल। वो बात और है कि हमें ये सब पढ़ाया नहीं गया, हमें ये सब बताया नहीं गया। ऑल्दो देर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, टेम्पल्स जहाँ पे सन की रेज एग्जैक्टली एक तरफ पड़ेगी। जैसे अभी राम मंदिर जो बना है उसमें ये सब बोला गया कि राम, जिस दिन रामनवमी होगी उस दिन सन की रेज सीधा उनके रामलला के माथे पर आएगी। ऐसा उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन किया गया। ये तो अभी किया हुआ, लेकिन पुराने उसमें तो जितने टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स में ऐसा किया गया। तो ये कैसे कैलकुलेशन थी, क्या इनका, तो इंडिया में तो इट वॉज अवेलेबल। लेकिन अंग्रेजी, अब चूंकि हमने तो अंग्रेजी फॉलो करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर सारे अंग्रेजी उस पर बने। हम वो तिथियां तो हम चला नहीं सकते, अब तिथियां नहीं चल सकती, ऑल्दो हमारा बड़ा साइंटिफिक सिस्टम था तिथि वाला। तो खैर पहले हम अंग्रेजी समझ लेते, फिर हिंदी में समझेंगे क्या है। तो 360 डिग्री है हमारी, 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ घूम जाती है। 300, उसको हम 24 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1440 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री का लगभग 4 मिनट के हिसाब से फर्क आता है, मतलब 1 मिनट, 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। विद एवरी इन एवरी 4 मिनट्स अर्थ रिवॉल्व्स 1 डिग्री। तो ये, अच्छा इंडिया का प्राइम मेरिडियन जो जाता है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड जाता है वो कहाँ से जाता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग बनाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से आता है, आईएसटी लिखते हैं ना, वो किधर से आता मुझे उज्जैन पता है सर, उज्जैन से आता है शायद। है? नहीं, इलाहाबाद। हम्म, इलाहाबाद में जाकर आप अपनी घड़ी ठीक कर लीजिए, वो जो टाइम है वही पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा से एक्यूरेट टाइम हो। तो इलाहाबाद का जो टाइम है, इलाहाबाद से निकलती है प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द नॉर्थ और ईस्ट को देखिए, और वो नॉर्थ और साउथ को देखें, ईस्ट और वेस्ट को देखें, तो वो लगभग सेंटर ऑफ द कंट्री के बीच के आसपास आता है। तो इसलिए वहां पे उसको लिया जाता है। उज्जैन को इसलिए माना जाता है क्योंकि उज्जैन किसकी कैपिटल थी, उज्जैन जो है वो किसकी कैपिटल थी, कौन से राजा की कैपिटल थी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की कैपिटल। जो आपने देखा होगा सिंहासन बत्तीसी वाला जो आता था ना, वो जी जो जी। बैठ के जो बड़े न्याय, जो विक्रम बेताल वाली जो कहानी थी। तो विक्रमादित्य वॉज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर। वो, उसको एस्ट्रोलॉजी में बड़ी रुचि थी, और उनकी कोर्ट में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हुए, वराहमिहिर का। तो वराहमिहिर वॉज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर। तो वहीं से उनका विक्रमादित्य ने कैलेंडर शुरू किया।
जिसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। अभी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं विक्रम संवत कोई चल रहा है, कुछ 50-60 साल आगे चल रहा है हमारे ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से। तो इसलिए वहां उज्जैन को सेंटर माना गया। उज्जैन में बहुत सारी चीजें उस टाइम पर हुई उज्जैन को। और उज्जैन में ही आपको अगर मालूम हो तो उज्जैन में एक मंदिर है। इनफैक्ट अर्थ को भूमि का पुत्र मानते हैं, मतलब मार्स को बोलते हैं भूमि पुत्र। तो मार्स भूमि पुत्र है, मतलब मार्स अर्थ से ही टूट के अलग हुआ है। तो वो कहाँ से टूट के अलग हुआ है, वो उसको बोलते हैं वो उज्जैन से टूट कर अलग हुआ। उज्जैन वाली जो जगह है वहां पर एक मंदिर भी है, इसको मंगल महादेव मंदिर बोला जाता है वहां पर। तो वहाँ एक मंदिर भी है जो पृथ्वी का, जहाँ पृथ्वी देवी एज अ देवी उनकी पूजा होती है, जहाँ मंगल की जिसको माना जाता है कि यहाँ इस पॉइंट से मंगल अलग हुआ था, यहाँ से। तो ये हमारे उज्जैन में तो बहुत सारे, उज्जैन तो इस कैपिटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पे तो सारी जितने भी हमारे दोष की पूजाएं होती हैं, सारी पूजा वहाँ होती है, चाहे काल सर्प हो, चाहे मांगलिक हो, चाहे कोई दूसरा भी हो, सब दोष की पूजा भी उज्जैन में होती है। तो वो इसलिए उज्जैन थोड़ा फेमस है। प्लस ये भी बोला जाता है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एक एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, कर्क रेखा और जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं वो। तो ये कहाँ से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी उज्जैन से पास होती है, ऐसा बोला जाता है। और तो ये, अच्छा अब ये अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो इलाहाबाद का जो टाइम है, इंडिया का जो आईएसटी है, वो लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। और अगर हम यही असेंडेंट आगे धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, हर एक डिग्री पर, हर डिग्री पर टाइम डिफरेंस जो है ना, जैसे दिल्ली का जो टाइम है, जो असेंडेंट इलाहाबाद में दिखेगा एक टाइम पर, वो 21 मिनट बाद, 21 मिनट 8 सेकंड बाद दिल्ली में दिखेगा। उतना डिफरेंस आ जाएगा, अर्थ उतनी देर घूमेगी, मतलब सेम असेंडेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही तो हो सकता है सेम असेंडेंट मिले, बट अगर मान लीजिए वहां पे 30 डिग्री के आसपास चेंज हो रहा है असेंडेंट, तो यहाँ पे असेंडेंट चेंज हो जाएगा 30 डिग्री के आसपास अगर होगा। तो ये सेम चीज जो है, और 1 डिग्री की अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 1 डिग्री इज 111 किलोमीटर्स। और टाइम की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये आप लोगों का आइडिया है, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है जो घूमने का, अर्थ जो रिवॉल्व होती है, और इस पे हम बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। ये भी एक आपने सुना होगा वर्ड, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब होता है जब सन जो है नॉर्थ टू साउथ जाता है, और साउथ टू नॉर्थ जब जाता है तो वो दक्षिणायन हो गया, मतलब दक्षिण की तरफ चल रहा है। नॉर्थ टू साउथ का मतलब हो गया जैसे कब जाता है वो, जब हमारा मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति को हम बोलते हैं कि सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया, और उस टाइम को ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। सूर्य उत्तरायण हो गए तो उसको बोलते हैं ये ऑस्पिशियस टाइम है। तो मकर संक्रांति के दिन कर सूर्य कहाँ जाता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि के अंदर सूर्य आता है। अब ये हम यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं तो दक्षिणायन होगा जुलाई में, कर्क राशि में जब सूर्य आएगा तो उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं, तो वो दक्षिणायन हो गया। उसमें ऐसा बोला था देवता सो गए, देवता सारे के सारे उस समय सो गए, उस समय कोई अच्छा काम नहीं होता है। और देवता सो गए तो मतलब फिर उठते कब है, दिवाली के जब एकादशी आती है, देव उठानी एकादशी जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे देवता अपनी नींद से उठते हैं, और बड़ा वो मुहूर्त है। लेकिन अब देखिए कितने मजे की बात है, जब मकर संक्रांति से लेकर ये जब तक सूर्य उत्तरायण है, हमारा सिर्फ एक ही फेस्टिवल मेन है, वो भी होली, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही दक्षिणायन हुए हमारे फेस्टिवल चल, हमारी रक्षाबंधन आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, पितृपक्ष भी उसी समय आया, फिर नवरात्रि आई, दशहरा आया, दिवाली आई। तो सारे ऑस्पिशियस काम, सारी सबसे ज्यादा शादियां भी उसी समय होती हैं। तो हमारे ऑस्पिशियस काम तो सारे वो दक्षिणायन होता तभी होते हैं, जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। और जितने हमारे जब ये उत्तरायण है तब हम कुछ नहीं कर रहे, तब ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का हो जाता है कि कैसे हम मानते हैं कि ये। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि चूंकि वो सूर्य दक्षिणायन हो रहा था, या थोड़ा उस पीरियड को लीन पीरियड मानते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सोचा कि कैसे करें। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में बहुत, ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई आपको, ना तो कंट्री है ना कोई ऐसा कोई संप्रदाय है जहां पर इतने फेस्टिवल मिलेंगे। हमारे यहाँ हर महीने एक फेस्टिवल, क्यों है? फेस्टिवल में क्या होता है, खाना अच्छा बनता है, ठीक है, आप दोस्त यार मिलते हैं, कोई भजन कीर्तन कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आप खुश रहते हैं, यू हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट।
तो ये कुछ ना कुछ हमारे उसमें इसीलिए डाले गए इतने फेस्टिवल कि हम सब लोग खुश रहे, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते। और हर चीज का एक कुछ नंबर एक हमारा एक लॉजिक पीछे बनाकर डाल दिया कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो ये चूंकि जब सूर्य दक्षिणायन थे तो बहुत सारे फेस्टिवल इसीलिए शायद रखे ताकि वो उस टाइम पर हमें रीजन टू सेलिब्रेट करें। खैर, अब क्यों रखे गए पता नहीं, बट ऐसा है। बट हम ये नहीं मान हम नहीं मानेंगे इस चीज को कि इनऑस्पिशियस पीरियड है। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस के चक्कर में नहीं फंसेंगे। अब अभी आप बहुत अभी देखेंगे, अभी मार्च 21 अभी अभी निकली है कल परसों। इस समय से अब आप देखेंगे आपकी गर्मियां बढ़नी शुरू हो गई, नॉर्थ में गर्मियां शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि यहाँ पर सन, और यहाँ पर क्या होता है जिसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं कि आपका जो दिन और रात एक बराबर है। सन सन आपका दिन की ड्यूरेशन और रात की ड्यूरेशन एक जितनी है। फिर बड़ा दिन कब हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन वो जब हम जून 21 के आसपास जब जाएंगे, तो जून 21 में हमारा सन जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा। उस टाइम पे सनसेट जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा बड़े दिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद 21 दिसंबर के दिन हमारे सबसे छोटी रात होगी, मतलब सबसे बड़ी रात होगी। तो ये 21 दिसंबर और 21 सितंबर में अगेन दिन और रात बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी अर्थ की मूवमेंट है। अर्थ को ये, और अगर आपको मालूम है हम क्रिसमस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। क्रिसमस को हम बड़ा दिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बड़ा दिन? 21 तारीख को, 21 दिसंबर को क्रिसमस, जब हम बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट नाइट है 21 दिसंबर, तो 3 से 4 दिन लगते हैं हमें समझने में कि दिन बड़े होने शुरू हो। एकदम से नहीं समझ में आएगा। तो 25 तारीख से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अब दिन थोड़े से बढ़ गए धीरे से। तो उस टाइम से रिकॉग्नाइजेबल दिन बड़े होने शुरू हुए, इसलिए उसको बड़ा दिन हिंदी में बोला जाता है। और क्रिसमस बना दिया, हालांकि जीसस क्राइस्ट उस दिन पैदा नहीं हुए थे, वो अलग स्टोरी, वो अलग डिबेट है ऑल टुगेदर कि उस दिन हुए थे कि किस दिन हुए थे। और न्यू ईयर बनाते हैं हम लोग। हम लोग कब बनाते हैं न्यू ईयर? 31 को बनाते हैं। तो 31 को हैप्पी न्यू ईयर सब लोग आप विश करते हैं। अब ये न्यू ईयर आने वाला है। हमारा हिंदी डेट से न्यू ईयर कब आएगा? हिंदी डेट से न्यू ईयर कब आता है? गुड़ी पड़वा। नवरात्रों के सर टाइम गुड़ी नवरात्रों पड़वा। में चैत नवरात्र। फर्स्ट नवरात्र जब होती है हमारी, तब जब वो अमावस आती है, वो कौन से उसमें आएगी? देखिए हर महीने के सन जो है ना, हमारा सब कुछ सन और मून की मूवमेंट में भेजते हैं, सारी चीजें, सारे फेस्टिवल, सब कुछ। तो अभी सन मकर मकर राशि में गया तो हम उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तो 10 नंबर राशि में गया। फिर उसके बाद 11 में जाएगा 1 महीने बाद। फिर उसके 1 महीने बाद 12 में जाएगा मीन राशि। तो मीन राशि में जब वो आती है, अमावस आएगी, उसके बाद जब पहली प्रथमा तिथि आएगी, उस दिन जो है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा। तो मीन राशि की जब अमावस का प्रथमा जब आएगी, तब उसमें हम बोलेंगे हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा। 15 दिन बाद क्या आएगा न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद? बैसाखी। अब बैसाखी जो है वो हम बनाते हैं हमारा 14-15 अप्रैल के आसपास आती है। तो अभी नवरात्रि थोड़ी लेट हो गई। अभी इस साल क्या है? इस साल है मलमास। ठीक है, तो ये अभी क्या, वो एक थोड़ा लेट हो गया अभी, वरना अभी नवरात्रि नवंबर में आती है, होली भी इस टाइम लेट है काफी। और नवरात्रि इस टाइम अप्रैल में आएगी। और रामनवमी तो बहुत लेट है, 17 अप्रैल को आएगी रामनवमी। तो ये इट इज ऑल लेट, थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब ये लेट जो हो रहा है, या तो 17 अप्रैल को रामनवमी है, तो अब न्यू ईयर 9 दिन उससे पहले जोड़ लीजिए, 7 या 8 तारीख को 8 तारीख के आसपास हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा। तो न्यू ईयर जब स्टार्ट होगा, अब देखिए कितना साइंटिफिक था हमारे उसमें, जब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब सीजन चेंज हो रहा है। देयर इज सम चेंज विच इज हैपनिंग। अंग्रेजों ने जो बनाया न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन एनीबॉडीज। सीजन चेंज नहीं है ना, उतनी की उतनी ठंड है, उतने का उतना ही सब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। उन्होंने किस लिए सेलिब्रेट किया? क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग हो जाते हैं विंटर्स। अगर आप देखोगे यूएस यूके में विंटर्स, जितना विंटर्स का टाइम जितना भी है, वहाँ सन नहीं निकलता। सन नहीं निकलता तो डिप्रेशन अपने आप ही आता है। तो विंटर्स आर वेरी डिप्रेसिंग। तो वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने फेस्टिवल्स जो रखे अपने विंटर्स में रखे, ताकि लोग थोड़ा खुश हों। और फिर वो न्यू ईयर को भी उसी तरीके से मनाया। खैर एनीवेज, तो हमारा भी वो आने वाला है। अब हमें ये समझना पड़ेगा पंचांग क्या होता है। अब हम जानते समझे अगर पंचांग क्या है। पंचांग इज बेसिक, पंचांग का बेसिक मतलब है 5 अंग। 5 अंग जो है उनको हम बोलते हैं पंचांग। तो ये 5 अंग किस चीज के हैं? ये मेजरमेंट ऑफ टाइम की हम बात कर सकते हैं, या हम तिथियों की, हमारे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस की बात कर सकते हैं।
तो वर्ण है, नक्षत्र है, तिथि है, कर्ण है और योग है। तो ये 5 अंग है, वर्ण, नक्षत्र, तिथि, कर्ण और योग, इनको मिलाकर बना पंचांग। अब आप कभी भी अपना सॉफ्टवेयर से कोई कुंडली निकालेंगे तो उसमें सारी जानकारी होगी, कर्ण भी लिखा होगा, योग भी लिखा होगा, वर्ण भी लिखा होगा, नक्षत्र भी लिखा होगा। तो नक्षत्र तो खैर सिंपल है, नक्षत्र तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लूनर डे, मतलब जहाँ पे लूनर डे मतलब हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मून एक नक्षत्र में इतना टाइम लगाता है, ठीक है। एक मून 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, 13 डिग्री 20 मिनट्स का। उसमें कितना टाइम लगा रहा है मून, वो हमारा लूनर डे है। सोलर डे का मतलब हो गया सनराइज से लेके सनराइज के बीच तक, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक सोलर डे हो गया। सोलर ईयर की अगर हम बात करें, तिथि हमारे लिए क्या है, तिथि सिंपल है। तिथि इज बेसिकली एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम है, जिसको हम बोलते हैं उसको हम तिथि बोलते हैं। या ये कह लीजिए, सन जब भी मून से 12 डिग्री चल जाता है, मतलब या मून कह लीजिए, सन तो नहीं चल रहा है, बट मून अगर सन से 12 डिग्री आगे जाएगा तो उसको हम एक तिथि बोलेंगे कि एक तिथि होगी। अब वो तिथि कौन सी है, ये बड़ा हम लोग के उसमें आता है ना कि कौन सा फेस्टिवल कब बनाए। तो जब भी हमारे यहाँ बड़ा सिंपल है, इट इज उदया तिथि में, मतलब जिस समय आप कोई पूर्णिमा कब मानेंगे, जब पूर्णिमा सुबह उठे और पूर्णिमा थी, उस दिन पूर्णिमा है तो उसको हम पूर्णिमा मानेंगे। तो वो उदया तिथि में हमें फेस्टिवल मिलेगा। तो सोलर ईयर जो है, ये बेसिकली हम बात करते हैं कि इसको टाइम टेकन बाय सन टू पास फ्रॉम वन वर्नल इक्विनॉक्स टू द नेक्स्ट, मतलब 365 से 65 दिन 24 और 365.24 डेज। साइडेरियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, ये है बेसिकली जब सन पूरा कॉन्स्टेलेशन पूरा घूम लेता है, तो वो उसमें डिफरेंस है। वो दैट इज 365.2564 डेज, मतलब 20 मिनट्स बड़ा है। मतलब 20 मिनट का फर्क आ जाता है जब सन, एक एक्चुअल है कि 365 दिन हमने ले ली, ठीक है। 365 दिन जो हमने बात करी, वो एक वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वर्नल इक्विनॉक्स तक पहुंचने में, मतलब 21 दिसंबर से 21, हम वो बात कर सकते हैं दूसरा 21 दिसंबर पहुंचने में जो टाइम लगा, वो हमारे को 365 दिन जो 365.24। और जो कॉन्स्टलेशन 12 के 12 राशियां सन जब घूमेगा, वो टाइम लगता है 365.25। तो 20 मिनट बढ़ा है। लूनर मंथ क्या है, हमारे यहाँ लूनर मंथ चलता है, लूनर डेट्स, लूनर चंद्रमा की मूवमेंट से सारी कहानी। लूनर मंथ इज बेसिकली टाइम टेकन बाय मून टू पास थ्रू ऑल द 12 कॉन्स्टलेशन। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने कभी सोचा 12 महीने क्यों है, 12 महीने क्यों है, 12 से ज्यादा महीने क्यों नहीं, एक साल हम बोलते हैं तो हम एक साल में 12 महीने क्यों है। चंद्रमा पूरी कॉन्स्टेलेशन का चक्कर कितने दिन में लगाता है, पूरा एक चक्कर अपना पूरा फुल सर्कल जो है वो 27 डेज में लगाता है, 27 to 28 डेज में लगाता है। 28 दिन उसको हम बोल सकते हैं, 28 दिन में चंद्रमा अपना पूरा एक चक्कर लगाता है। ऐसे 12 चक्कर वो एक साल में लगाता है, इसलिए 12 महीने। एक साल में 12 बार चंद्रमा पूरा घूम जाता है, और हर जो एक घूमता है वो 28 दिन का, लगभग मोटा मोटा एक महीना इंडियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। तो टाइम टेकन बाय द मून टू गो फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज 29.53 डेज। इसको साइनोटिक मंथ बोलते हैं, बट इसको 29.53 मंथ है तो क्या 12 साइनोटिक मंथ जो है, ये लगभग 10-11 दिन छोटे हैं, लगभग 11 दिन छोटे होते हैं। 10.9 डेज सोलर डे से। तो ये हमारा वो, तो इसीलिए एक महीना वैसे कोई जरूरत नहीं थी हमें मलमास डालने की, ना कुछ थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों के हिसाब से हमें जोड़ना था, कैलेंडर को मैच करना था, तो हमने उसमें एक महीना बीच में डाल दी। तो वो एडजस्टमेंट कर दी, हमारा लूनर साइकिल को एडजस्ट करने के लिए सोलर साइकिल से, तो एक महीना एक्स्ट्रा बीच में डल जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे हर 2-3 साल में एक बार एक महीना, दिवाली एकदम से नवंबर में पहुंच गई, फिर अक्टूबर में आ गई, फिर ऐसे हर महीने जो कुछ टाइम पर वो ऐसा कुछ हर 2-3 साल में फेस्टिवल्स आपके बढ़ जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं। एक है सन की, अंग्रेज की तरह जो जितना भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सारा सन की मूवमेंट पे है। एवरीथिंग इज सोलर, वो सोलर कैलेंडर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लूनर कैलेंडर लेते हैं। हमारे यहाँ दो सिस्टम है टाइम कैलकुलेशन के, एक तो अंग्रेजों वाला तो है ही है, दूसरा हमारा तिथियों वाला है, कौन सी तिथि में क्या हुआ। तिथि वाला ज्यादा साइंटिफिक कैलेंडर। अब अनफॉर्चुनेटली क्या, देखो इंडिया में क्या है, एक ही टाइम जोन है, यूएस में 5 टाइम जोन है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। इंडिया में भी हमारे
एक्चुअली होना चाहिए, कम से कम 2 टाइम जोन होने चाहिए इंडिया में। क्योंकि अगर 2 टाइम जोन होंगे तो ईस्ट में 2 घंटे का मतलब एक्स्ट्रा बिजली फूक रही है वहाँ पे। अब सनराइज कलकत्ता में पहले हो जाएगा, लेकिन वहाँ ऑफिस खुलेगा वही 9 बजे। 9 बजे अगर आप लोग ईस्ट में कभी जाते हैं, ईस्ट में कभी रहे हैं, तो आप देखेंगे जो वेस्ट का आदमी 9 बजे जाता है ऑफिस, और जो ईस्ट में जाकर 9 बजे पहुंचेगा ऑफिस, उसे लगेगा दोपहर में जाता है। इतना फर्क आ जाता है 2 घंटे में। तो वो और उतना ही लेट वो होते, तो ठीक है, वो होना चाहिए, 2 टाइम जोन इंडिया के अंदर भी होने चाहिए, बट फिलहाल तो एक ही है, तो उसी तरीके से चलता है। तो इंडिया, तो लूनर कैलेंडर में एक महीना एक्स्ट्रा बन जाता है। क्यों? क्योंकि सन, हमें समझना है कि मून चक्कर काट रहा है अर्थ के, पूरा कॉन्स्टेलेशन घूम जाता है मून, पूरा जब सारे राशियों में चला जाता है, चक्कर पूरा लगा लेगा 28 दिन में। और फिर उसके बाद वो मून जो है उसको हम टोटल करेंगे, और ये 28 मून की साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। 28 दिन की हम जो बात करते हैं, तो 28 दिन अगर आप देखेंगे तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उतने दिन की है। वो क्या, वो मून से रिलेट करती है, कंप्लीटली मून के ट्रांजिट से मैच करती है। और ये मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि मैं आपको आगे चल के जब ट्रांजिट पढ़ेंगे तो हम इसको भी समझेंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बातें ये इसको माना गया। और इसके बाद एक हमारी आपको ये समझना पड़ेगा क्या है हमारा ट्रॉपिकल जोडियक, कहें हम उसको साइडेडल जोडियक बोले, तो सायन चक्र निरायन चक्र है। सायन का मतलब हो गया आयांश, एक मूवमेंट। देखिए हमने अर्थ की 2 मूवमेंट समझी, एक होती है रोटेशन जो अपने एक्सेस पे घूमता है, एक होता है रेवोल्यूशन जो सन के आसपास घूमता है। एक तीसरी मूवमेंट भी है सर, अर्थ की एक और मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं वॉबलिंग ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का, चूंकि ग्रेविटेशनल पुल मून का इतना स्ट्रांग है कि वो अर्थ को अपनी एक्सेस पे ऐसा वाइब्रेट करवाता है। वो जो वाइब्रेशन है उससे एक मूवमेंट पैदा होती है, उससे कुछ डिग्रीज का फर्क पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कैलेंडर में फर्क पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आयांश। तो आयांश का मतलब जो है वो दैट वॉबलिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ, उसकी रीजन से आयांश जो है वो आता है। हालांकि आप सुनेंगे जरूर इसको, आयांश को बहुत जगह कौन सा आयांश लेना चाहिए। और ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे जैसे मैथ्स डेवलप हुई, लोगों ने अपने अपने आयांश की कैलकुलेशन को देखा कि कौन सा आयांश होना चाहिए। तो आयांश इज बेसिकली क्या है, बस 72 ईयर्स में 1 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। और जैसे अभी इस साल हम लोगों ने मकर संक्रांति कब बनाई है? 15 तारीख को बनाई है, 15 जनवरी को। हमने 14 जनवरी को बनाई अभी तक, आज तक हमेशा। अब एक दिन बढ़ गया आगे। अब आप देखेंगे सारे फेस्टिवल्स का एक दिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो आयांश का 72 ईयर्स में, हर 72 साल में वो चेंज हो जाएगा, एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा। कब तक आगे बढ़ता रहेगा? जब तक वो दोनों एक साथ ना बैठ जाए। और कितने साल है? दोनों सन और सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर एक साथ शुरू हुए कब? उसके ऊपर फाइट है, उसके ऊपर बड़ी मैथ्स चल रही है। 291 एडी में हुए, कुछ बोलता है कृष्ण मूर्ति बोलते 291 एडी में हुए थे। जो लाहिरी और चित्रपक्ष अयांश जो सबसे फेमस वो पंचांग बनाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं 285 एडी में हुए। दोनों कैलेंडर एक साथ स्टार्ट हुए थे। उसके बाद से हर 72 ईयर्स में 1 डिग्री का फर्क पड़ने लगा, एक एक दिन का फर्क पड़ने लगा। तो आज अगर आप देखोगे तो हम एरीज की कैलकुलेशन कैसे मानते हैं? सोलर कैलेंडर में जो डेट लिखी रहती है आपके सनसाइन की, जो आप अखबार में पढ़ते हो सनसाइन, वो कौन सी डेट होती है सोलर एरीज की? 21 मार्च से 22 अप्रैल तक, या 21 मार्च से स्टार्ट होती है, ऐसे 22-21 से वो अप्रैल से टॉरस स्टार्ट होगा। हम कब मानते हैं एरीज स्टार्ट हुआ? सन कब जा रहा है एरीज में? बैसाखी वाले दिन, 14 अप्रैल को। जिस दिन बैसाखी बनाई जाएगी उस दिन वो उस दिन बैसा हाँ उस दिन सन वहां जाएगा। तो ये हमारा बड़ा नहीं, वैसाखी होते कौन सा फेस्टिवल है? वैसाखी है ना, वैसाखी अभी गई थी देखो। मतलब हाँ बैसाखी है, पहला वैशाख होता है आपका ईस्टर्न साइड में, और सब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इधर तो तो सर गुड़ी पड़वा होता है अब गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। होता है। तो ये कोई भी फेस्टिवल है कि हर जगह ही फेस्टिवल है ना, क्योंकि फसल कट गई, नई फसल डलने वाली है, तो उसके लिए सेलिब्रेशन है। फसल बिक गई, पैसे आ गए, तो वो सेलिब्रेशन टाइम हो गया। शादियां भी उसी टाइम पे होती है। ऐसा कुछ नहीं है शादी हम बरसात में नहीं कर सकते, बट बरसात में होती नहीं शादी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों होती है अभी शादियां? विंटर, आप दोनों सब हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से सारे फेस्टिवल भी डिसाइड।
क्योंकि फसल कटेगी, पैसा आएगा, तभी शादी कर पाएगा कोई इंसान, कभी कोई सेलिब्रेशन कर पाएगा। तो वही रीजन है, इसलिए अभी हम यहाँ पर शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा एकदम से। तो नवरात्र से शादियां शुरू हो जाएंगी। तो अभी तो ये हमारा 14 को है, तो फर्क है ना, 21 मार्च और 14, 15 अप्रैल हो गई अब तो 15 फर्क आ गया ना, वो 21 मार्च से 15 अप्रैल तक, क्योंकि सोलर कैलेंडर के हिसाब से तो 21 मार्च को सन चला गया एरीज में, हमारे हिसाब से 15 अप्रैल को गया। तो जब 15 अप्रैल को सन जा रहा है एरीज में, तो ये जो फर्क है, ये फर्क एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों टाइम, दोनों डेट्स मिल जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली बार कब थे वो दोनों डेट एक साथ? 291 एडी में, 285 एडी में, उसकी कैलकुलेशन जो आयांश का फर्क है, तो इसलिए वो आयांश का फर्क है। और हमें आयांश लेकर चलना पड़ता है जब भी हम, हालांकि सॉफ्टवेयर में सब में आप कुछ डला हुआ है, मेजोरिटी लोग आयांश जो यूज करते हैं, कुछ लोग केपी आयांश यूज करते हैं, कुछ लोग चेकी पक्ष या लाहिरी आयांश यूज करते हैं। तो वो आयांश की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर करी हुई मिलती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था जोडिया का, जब दोनों दोनों डेट्स सोलर और लूनर एक साथ था। और फिर अभी हर 72 साल में चेंज होगा। टोटल कितने साल लगेंगे? 25,990 ईयर्स लगेंगे जब दोनों दोबारा से एक साथ, 26,000 साल के आस लगभग आपके एक साथ होंगे दोबारा से। तो अभी 291 से अभी चल रहे हैं, तो चलते रहेंगे। हर 72 ईयर्स में 1 डिग्री का फर्क आएगा, एक दिन आगे बढ़ेगा। अब यही हमने बात करी थी कैसे होता है कि साइंस है। देखिए निरायण, निरायण का मतलब हो गया जिसमें हम आयांश को लेकर चलते हैं। तो एरीज 14 अप्रैल को जाएगा, यहाँ पे 15 अप्रैल को हम बोल सकते हैं निरायण में, हमारे लूनर कैलेंडर के हिसाब से। सायन मतलब इंक्लूडिंग आयांश, यहाँ पे मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में एरीज आ गया। तो ये हमारी डेट्स है, ये लगभग लगभग इसमें आगे पीछे होता रहता है, कभी जरूरी नहीं एग्जैक्ट डेट वही हो, आगे पीछे एक दिन पॉसिबिलिटी इसमें भी है। ये हमारे इन डेट्स के हिसाब से सन की मूवमेंट देखी जाती है कि सन किस दिन कौन सी अ, अ, राशि में जाएगा। और हम उसको, जब भी सन की मूवमेंट को हम संक्रांति बोलते हैं। किसी भी, कोई भी, हर महीने एक संक्रांति आती है, जिस राशि में सूर्य जा रहा है उस राशि की संक्रांति है। तो अभी मेष संक्रांति आएगी जब हम उसको बोलेंगे, वैसाखी बोलेंगे जिस दिन, उस दिन फिर हमारी वृषभ संक्रांति आएगी, फिर हमारे अ, ये मिथुन संक्रांति, फिर कर्क संक्रांति। इस तरीके से आप उसकी हिंदी नाम से हम संक्रांति बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ सन इज संक्रांति। अब आप देखेंगे कि हमारे जो सन जो है, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन, हमारे फेस्टिवल कब बनते हैं सारे, या तो अमावस को होंगे या पूर्णिमा को। मेजोरिटी फेस्टिवल्स हमारे पूर्णिमा को बनेंगे। कौन कौन से फेस्टिवल पूर्णिमा को है? होली आ रही है, अभी होली पूर्णिमा को है, ठीक है। दूसरा, रक्षाबंधन पूर्णिमा को आता है। तीसरा, जो पूर्णिमा में मेजर तो ये 2 फेस्टिवल्स है, रक्षाबंधन और ये। फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन आएगी, नवमी के दिन रामनवमी आएगी, और अमावस के दिन दिवाली आएगी। अमावस में कब आएगी अभी अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों को जानकारी है, तो सूर्य को हम बोलते हैं नीच का हो गया, डेबिलिटेट हो गया लिब्रा में। सूर्य ना नीच का हो जाता है, या आप बोलते हैं सूर्य जो है डेबिलिटेट हो गया, मतलब उसने अपनी पावर को थोड़ा सा कम कर दिया, पावर उसकी उतनी नहीं बची, ऐसा बोला जाता है। हालांकि इसके पीछे का भी लॉजिक है बहुत बढ़िया, वो हम जब हम ये डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो सूर्य डेबिलिटेट हुआ कहाँ? लिब्रा में। और लिब्रा में जब सन डेबिलिटेट हुआ, उसी टाइम पर हम क्या बनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? जब सन लिब्रा में होता है और अमावस आती है लिब्रा की, उस टाइम पर तब दिवाली बनती है। तो ऐसा माना जाता है दैट इज द डार्केस्ट नाइट, बिकॉज सन की भी पावर कम है, मून भी नहीं दिख रहा, वो डार्केस्ट नाइट है। इसलिए शायद दिवाली इसलिए बनाई गई कि वहां पे उस टाइम पे सब लोग लाइट जलाएं और सब लोग उसको अंधेरे को दूर कर। और उसके पीछे फिर हमने पूरा रामायण ही है, उसकी पूरी स्टोरी वही है पूरी। तो उसका एक साइंटिफिक रीजन, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन ये था कि वो सन डेबिलिटेटेड है, लेकिन वहां पर हम, और सूर्य नीच का हो जाता है, तो इसलिए पर लोग बड़ी बातें करते हैं कि खराब हो गया, बड़ा खराब है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बट अब देखो हमारे तो फेस्टिवल ही उसमें बन रहे हैं सारे, सूर्य नीच का, फिर भी हम उस पर दिवाली बनाते हैं। खैर, तो ये इसी तरीके से हमारे सभी फेस्टिवल्स सन और मून की मूवमेंट के हिसाब से बनेंगे। अब हमारे जितने भी वार है, वरण मतलब वार, मतलब 7 डेज ऑफ द वीक। 7 डेज क्यों है वीक के? 12 महीने हमने बताया क्यों है, कि 12 बार सन मून जो है चक्कर काटता है, जब पूरे एक साल के अंदर वो एक साल में 12 बार चक्कर काटता है, क्योंकि अर्थ एक जगह है, अर्थ एक जगह से घूम के वापस आ रही है अपनी जगह। वो उसमें कितना टाइम लग रहा है?
12 महीने अर्थ को अपनी एक जगह से स्टार्ट होकर वापस अपनी उसी जगह पर आने में 12 महीने लग रहे हैं। अब ये 12 महीने अगर लग रहे हैं अर्थ को वापस आने में, तो उसमें उतने उस दौरान 12 बार मून जो है पूरा कॉन्स्टलेशन के चक्कर काट लिए, इसलिए 12। और 12 महीने के नाम कैसे पड़े हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? जो माघ, ज्येष्ठ, पौष, आषाढ़, ये आते क्यों? क्या नाम है, कैसे नाम है, क्यों नाम है? इसके पीछे का क्या रीजन है? इसका पीछे बड़ा सिंपल रीजन है। हमारे 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र माने जाते हैं। हालांकि एक अभिजीत नक्षत्र है 28वां, बट 27 नक्षत्र माने जाते हैं। तो 27 नक्षत्र जो है, हर जिस नक्षत्र में, जिस महीने, जिस नक्षत्र में पूर्णिमा आती है, उसके हिसाब से जेठ महीने में, ज्येष्ठ नक्षत्र में पूर्णिमा आएगी, इसलिए उस महीने का जो नाम है वो उसके उसी नक्षत्र के हिसाब से रखा गया। जो हिंदी नेम ऑफ मंथ्स है वो, क्योंकि हर महीने उस नक्षत्र, जिस नक्षत्र के ऊपर नाम पड़ा, उस नक्षत्र में पूर्णिमा आएगी। कैलकुलेशन देखिए आप किस लेवल की है, कितनी सटीक कैलकुलेशन। उन्हें मालूम है कि किस नक्षत्र में हर साल उसी नक्षत्र में पूर्णिमा आती है, इसलिए उस पर्टिकुलर उसका मंथ का नाम जो है पूर्णिमा आने का मतलब, भाई देखो मून है ना, मून तो हमारे वैक्सिंग वेनिंग चल रहा है, उसका पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा। और जो मून हर डेली एक नक्षत्र में रहता है, अभी उसकी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको नक्षत्र और मून की वाली, बट वो डेली एक नक्षत्र में रहता है। तो एक नक्षत्र में रहने का मतलब हो गया कि वो उसकी मून की ट्रैवलिंग टाइम है 12 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। 12 डिग्री जब चलता है तो एक तिथि चेंज हो जाती है। तो ये कैसी कैलकुलेशन करी उन्होंने? मालूम था कि किस हर हर महीने, हर समय उसी नक्षत्र में आएगी आपकी पूर्णिमा, तो इसलिए उसके नाम जो है उस नक्षत्र के बेसिस पे हमने अपना इस महीने का नाम कर लिया। अब ये तो महीने का नाम हो गया, हमने ये दिनों के नाम कैसे रखे? संडे, मंडे, ट्यूसडे तो अभी आए हमारे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्यों है वार? 7 ही क्यों है? 9 दिन क्यों नहीं हफ्ते में? प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही, 7 ही प्लेनेट है ना, प्लेनेट ही 7 है, फिजिकल बॉडी 7 ही है। 2 हमने जो राहु के तो इंक्लूड किया, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो 7 प्लैनेट है। तो सोमवार मतलब सोम मतलब चंद्रमा, मंगलवार मतलब मंगल मतलब मार्स, बुधवार मतलब मरकरी, गुरुवार मतलब गुरु मतलब बृहस्पति, या उसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, जुपिटर हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया। तो ये 7 दिन हमारे। और 7 दिन, संडे के बाद मंडे क्यों है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों है? इसके पीछे भी पूरी एक मतलब, संडे मंडे वही राजा रानी हो गए अपने, उन्होंने अपने अपने संडे मंडे पकड़ लिए एक एक दिन। ये हमारे यहीं से स्टार्ट हो रही कहानी। अब इसके बाद रिलेटिव स्पीड, एक एक दिन जो अलॉट किया गया, वही जैसे अपने सन ने एक दिन अलॉट किया, मून ने एक दिन अलॉट किया, फिर सन ने एक दिन अलॉट किया, फिर मून ने अपने रिलेटिव स्पीड जो थी मूवमेंट की, प्लैनेट्स की मूवमेंट की स्पीड के हिसाब से कितना टाइम वो सन के आसपास घूमने में लगाते थे, उसके हिसाब से दिन अलॉट। शनि जो है सबसे ज्यादा टाइम लगाता है सन का चक्कर मारने में, सबसे लास्ट सैटरडे को। तो रिलेटिव स्पीड फ्रॉम एज सीन फ्रॉम अर्थ जो है, उसके हिसाब से हमारे दिन अलोकेटेड है। और सन और मून ने अपने अपने एक एक दिन बांट दिए हैं लोगों को। सन ने अपने से अपनी डिक्रीजिंग स्पीड फ्रॉम इट सेल्फ, तो उसको मार्स दिया, सन मंडे के बाद ट्यूसडे मिल गया। मून ने फिर वेडनेसडे दिया मरकरी को, सन ने फिर थर्सडे दिया जुपिटर को, मून ने फ्राइडे दिया वीनस को, फिर फाइनली सैटरडे वाज गिफ्टेड टू शनि। तो ये 7 दिन रिलेटिव स्पीड, ये स्टोरीज है, स्टोरीज बताई गई कि कैसे हम याद रखें, क्यों दिए। तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अभी तक आपको हमने हमने ध्यान ही नहीं दिया, अभी कभी लॉजिकली ध्यान दिया कि भाई हम 12 महीने क्यों है, किसी ने पूछा ही नहीं। 12 कॉन्स्टेलेशन ही क्यों है, 12 राशि ही क्यों है? ये हो सकता है ना आप पूछोगे, आप जिज्ञासा, हमें काफी जिज्ञासा होती है, तेरा मैंने भी पूछा था कि 12 ही क्यों है, और एरी से क्यों स्टार्ट होता है, ये 20 से भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने कई टीचरों से पूछा, वो लॉजिकल समझ में नहीं आया, अरे ऐसे ही होता है कुछ चीजें, यू डोंट हैव टू आस्क, ये यही रूल है। ठीक है जी, यही होगा रूल, हम यही मानते रहे जब तक खुद नहीं डिस्कवर किया कि भाई ये तो
12 महीने रीजन होगा ना कोई, 12 इसको ऐसा कोई हवा में तो नहीं हो सकता, कोई रीजन होना चाहिए कि भाई क्यों है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या है। अर्थ घूम कर एक तरफ से घूम के पूरा चक्कर लगा रही है, उतनी देर में मून कितनी बार घूम रहा है, मून जितनी बार घूम रहा है उतनी ही राशियां हो सकती है। हम उसको पूरे को उतनी ही राशियां पकड़ेंगे क्योंकि वो सारी मूवमेंट उसी हिसाब से है। और अच्छा 12 राशियां क्यों है, एक और चलो मान लेते हैं। सन जो 12 महीने लेता है, अर्थ जो 12 महीने लेती है, हम ये कह लें अर्थ स्टेशनरी है, सन ले रहा 12 महीने, ऐसा भी मान सकते हैं। अगर हम जियो सेंट्रिक देखें तो हम अर्थ स्टेशनरी, क्योंकि हम तो अर्थ पे बैठे तो हम तो अर्थ को स्टेशनरी मानेंगे। अर्थ नहीं घूम रही, सन चक्कर लगा रहा है अर्थ। तो सन 12 महीनों में 360 दिन करीब लेता है चक्कर लगाने का पूरा। और 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वल उसमें, क्योंकि 12 बार उतनी देर में 12 बार मून घूम जा रहा है, तो इसलिए 12 महीने उसको डिवाइड किया गया। और सारी राशियों की कैलकुलेशन की किस राशि में कौन सा प्लैनेट कितने दिन रहता है, सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से। हमारी लाइफ में सारे जो प्लैनेट जितने भी उत्पात मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उसी हिसाब से है। अभी शनि की साढ़े सती भी आपने सुनी है, शनि की साढ़े सती आ गई, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू मून है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि आएगा, या उससे एक घर पहले होगा, एक घर पहले होगा, एक राशि पहले एक राशि बाद में, तो उसको हम साढ़े सती बोलते हैं। जिसका भी चंद्रमा इस समय 11 नंबर राशि में है, उसकी साढ़े सती चल रही है। जिस जब अगर 10 में था तब भी चल रही थी, 11 में तब भी चल रही है। अब 10 वालों की खत्म होगी जब चंद्रमा 12वीं राशि में चला जाए, फिर एक एरीज वालों की शुरू हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके से चंद्रमा जो है आपके ऊपर मतलब ये हमारे जितने भी कैलकुलेशन है ज्योतिष की, इज ऑल बेस्ड ऑन मून। सब कुछ मून और सन की मूवमेंट के ऊपर ही है। अब हम आते हैं हमारे दिन के अंदर की फर्दर बाइफर्केशन, जिसको हम होरा बोलते हैं। तो होरा का मतलब है आवर्स ऑफ द डे, और एक दिन में 24 होरा होते हैं। तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम अगर हम देखें, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने इसलिए इसको रखा अंग्रेजी और हिंदी वाला, मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने सबने गाने सुने टाइम के ऊपर, पल पल दिल में पास, दिल के पास, और पल पल वाले गाने। तो पल कितना होता है, व्हाट डज पल मीन्स, एनी आइडिया? शायर कितना पूछ रहा है, हीरो कितना बोल रहा है कि कितना, क्या टाइम ड्यूरेशन है पल की। तो हमारे ट्रेडिशनल मेजर जो टाइम था वो ये था कि एक दिन में 60 घटी होते हैं, एक घटी में 60 पल या विघटी होते हैं। एक पल में 60 विपल है, एक विपल में 60 वलिप्त है, एक वलिप्त में 60 पारा है, एक पारा में 60 तत्पर है। इसके आगे की भी कैलकुलेशन, बस यहीं तक लिखिए, इसके आगे तक की भी कैलकुलेशन बहुत नैनो सेकेंड की कैलकुलेशन तो अभी आई है कुछ सालों पहले, ये हमारे हजारों साल पहले थी और हमें नहीं पता। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि ऐसी भी कुछ है। 60 घटी मतलब 24 घंटे, 60 पल मतलब 24 मिनट, एक पल मतलब 24 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो लगभग इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग वो कुछ सेकंड्स में आती कहानी, कुछ सेकंड की बात कर रहे हैं। तो जब हम आप सुने नेक्स्ट टाइम कि पल पल दिल के पास किसी से बोल रहा है, कोई गाना सुना, तो आप बता सकते हो भाई कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, इतनी सेकंड मांग रहे हैं आपसे, कुछ पल चाहिए आपके, तो पल मतलब इतने चाहिए। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.5 पल। अब 1 मिनट में 2.5 पल आ जाती है, तो अब सोचो 1 मिनट में 2.5 पल आ गए, तो उसको डिवाइड कर लो 1 मिनट से, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 पल। 60 सेकेंड से डिवाइड कर दो आप 2.5 को, तो आपको मिल जाएगा कितने सेकेंड्स आपको शायर मांग रहा है, या कितने सेकेंड्स की आप बात कर रहे हो किसी से, जब पल की बात करते हैं। अब होरा की बात करते हैं, देखिए हर जब भी सनराइज होता है, हर एक का सनराइज, हर दिन का होरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस होरा में कौन सा काम करें। ऐसे कुछ लोग उससे भी मुहूर्त देखते हैं, तो किस टाइप होरा में किस चीज का काम करना चाहिए। तो पहला सनराइज, जो भी दिन है, जो प्लैनेट उसको रूल करता है सनराइज से पहले घंटे। तो संडे का जो दिन होगा, पहला घंटा जो है सनराइज के बाद, उसको रूल करेगा कौन, सन। फिर मंडे को पहला होरा जो है वो मून का आएगा, और उसी हिसाब से दिन के हिसाब से होरा की पूरा ऑर्डर चलेगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इसी हिसाब से हमारे सारे होरा चलेंगे पूरा एक दिन के अंदर। और होरा जो है लगभग ये, अब ऐसा लोग मानते हैं कि भाई शनि का होरा जो है उस समय आपको काम नहीं करना चाहिए, दिन में देख लेना चाहिए, कोई अच्छा कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मंगल का होरा थोड़ा सा मेलेफिक है, उस टाइम पे भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, अच्छे काम अच्छे प्लैनेट के होरा में करना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो आप वो डिसाइड करिए किस टाइम पे करना नहीं करना, वो चीज़ आप देख सकते हैं। ऑल्दो अगर हम इसको एक घंटे के हिसाब से भी देखें विद इन एन आवर,
तो कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कुछ नए काम शुरू करने जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं काम के लिए, तो मेक श्योर कि आप क्लॉक का पूरा घंटा पूरा करें। 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ना निकले, या तो 15-20 मिनट पहले निकले। उधर अगर जो है ना अभी 11:50 पे निकलना है मुझे, तो 11:50 को अवॉइड करें, 12 पूरा बज जाने दें फिर निकले। तो वो ऐसा एक जनरली माना जाता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं तिथियों पे। तिथि क्या है? तिथि बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून बाय 12 डिग्री, 12 डिग्री का जो डिस्टेंस है उसको हम तिथि बोलते हैं। और ये तिथि जो है इसमें हमारे 2 फेज हैं चंद्रमा के, वैक्सिंग और वेनिंग। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है। इसमें शुक्ल पक्ष को अच्छा नहीं माना जाता है, ऑस्पिशियस नहीं मानते कि जब वो चंद्रमा घट रहा होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? आप लोग एक बार हेयर कट कराइए कैलेंडर पंचांग देखकर शुक्ल पक्ष में, ठीक है? और एक बार कराइए हेयर कट कृष्ण पक्ष में, मतलब जब मून बढ़ रहा है। तो जब मून बढ़ रहा है आप नोटिस करेंगे आपके बाल जल्दी बढ़ रहे हैं, आपके बाल, आपके नाखून उस पीरियड में ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं जब मून बढ़ रहा है, और जब मून घट रहा है उस टाइम पे धीरे कम घटते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लोग जोड़कर देखते थे इतना। और ये फैक्ट है, इसको आप चेक करिएगा, इसको आप चेक करिए कि ऐसा होता है कि नहीं, कि आपके बाल वाकई में जल्दी बढ़ जाते हैं उस टाइम पर अगर आप हेयर कट कराते हैं, या आपके नाखून जल्दी बढ़ रहे हैं उस समय। तो ये ऐसा नोटिस किया गया, बहुत बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा, देखिएगा बिल्कुल। तो 5 तरीके की तिथियां बताई गई, और नंदा जो कि अच्छी मानी गई है, भद्रा जो ऑस्पिशियस है कोई भी नया काम शुरू करने में। और आप लोग हमेशा आप सुनेंगे जितने भी पंडित और टीवी पे और यूट्यूब पे जो लोग आते हैं, किस समय भद्रा कब आ रही है, भद्रा कब है, भद्रा कब लग रही है, उस समय हमने फेस्टिवल मनाना है, उस टाइम नहीं करते। फिर जया जो कि किसी भी कंपटीशन या कोई भी अ, आपको कोई कोर्ट केस लड़ना है, कुछ विनिंग ओवर द एनिमीज के लिए। फिर है रिक्त, रिक्त को अवॉइड करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट काम इसमें नहीं करना चाहिए। फिर है पूर्णा, जिसमें आप सारे काम पूर्ण कर सकते हैं। तो ये पूर्णा, ये 5 तरीके की तिथियां हैं। हमें मालूम है प्रतिपाद कह लीजिए, या प्रथमा कह लीजिए, या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये सारी हमारी तिथियां हैं। इनकी फिक्स वो है किस समय हम काम कर सकते हैं, किस समय नहीं कर सकते। तो फिक्स कौन सी है? रिक्त जो है, चतुर्थी रिक्त है। फिर एक रिक्त आ गई हमारी, नवमी रिक्त है। फिर चतुर्दशी रिक्त है। अब आप देखेंगे कितने इंटेलिजेंटली, जिस समय कोई काम नहीं करना है हमने, अब ये रिक्त के दिन हमें बोला गया ये तिथियां गड़बड़ है। अब तिथियां गड़बड़ है, रिक्त को अगर हम बोलते हैं तिथियां खराब है, लेकिन हमारे फेस्टिवल जो है वो इन्हीं में बन रहे हैं। हमारे गणेश चतुर्थी भी हम चतुर्थी पे बनाते हैं, नवमी में भी हम तो 2 बार सेलिब्रेट करते हैं नवमी। तो नवरात्रि खत्म होती है नवमी की, तो उस टाइम पे हम फेस्टिवल बना रहे हैं। तो ये खैर तिथियों के हिसाब से तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दिस इज हाउ इट इज। और ये जो तिथियों का जो है, हमें किस समय कौन सी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो खैर अभी पंडित जी वगैरह बता देंगे, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं जब ये डिबेट आता है कि कौन सी। और हमें किस दिन मनाना चाहिए कोई फेस्टिवल? जब भी उदया तिथि, उदया तिथि मतलब सनराइज जिस तिथि में हो रहा है उसको हम मान के चलेंगे। तो उदया तिथि मतलब सनराइज जिस भी तिथि में हो रहा है। तो नवमी कब आएगी? जब नवमी में सनराइज हो रहा है, सनराइज के समय नवमी चल रही है, वो हम मानेंगे। रात को शुरू हुई नवमी उसको नहीं मानेंगे। जब सुबह, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब शुरू हुई नवमी, उसको भले वो 6 या 8 घंटे की, क्योंकि ये कैलेंडर टाइम से तो चलेगा नहीं, ये रात के 12 बजे क्लॉक से तो चलेगा नहीं। ये चलेगा तो सनराइज टू वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज तक चलेगा। हाँ जी सुनील जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा तो यही बोलना था, ये जो 4, 9 और 14 जो ये 3 तिथियां हैं ना ऋतिका की, तो हाँ। लोग कहते हैं कि इनमें कोई काम अच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसमें पैदा भी हुए ना, दे हम्म। फेस स्ट्रगल। राम जी भी नवमी को हुए थे, और हम्म। मेरा भी कई क्लाइंट है, उन्हें वो भी मैंने बाद में देखा उनको, जब मुझे नजर पड़ी वो कब पैदा हुए हैं। बहुत स्ट्रगल है उनके लाइफ में। एक 14 में पैदा हुआ, उसका भी बहुत स्ट्रगल है। तो आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? मुझे एक चीज बताइए, एक बंदा बताइए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? नहीं, उनमें ज्यादा ही है सर।
ज्यादा कम तो अपना अपना है ना कि कितने किलो का है स्ट्रगल, अभी थोड़ी कोई मेजरमेंट थोड़ी है सरकार का, कोई मेजरमेंट थोड़ी कि मेरा इतना है आपका इतना, मैं मेजर थोड़ी कर सकता हूँ किसका स्ट्रगल ज्यादा। अब स्ट्रगल से आप किसको जोड़ते हैं, पैसे की, पैसा कम है, किस चीज है स्ट्रगल का क्या मतलब। जॉब की प्रॉब्लम है, एक को तो जॉब की प्रॉब्लम है, आए दिन बता आप, निकालता है, 4 लाख क्या लोग सकते। पैदा हो रहे हैं आजकल, एक दिन में 4 लाख लोग बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, क्या 4 लाख बच्चे आपने तीन हमने रिक्त बना दी तिथियां, 12 लाख बच्चे हो गए, तो उनके क्या सबकी लाइफ में वही बना रहेगा। देखिए क्या है, तिथि एक है, ऐसे तो बोलते लोग अमावस्या वाले दिन जो पैदा होता है वो बहुत खराब है। ऐसा ही माना था कि अमावस्या वाले दिन पैदा होने इनऑस्पिशियस बहुत बड़ी बहुत मैं तो खुद दिक्कत है। अमावस्या को पैदा हूँ, लेकिन अमावस्या को मैं रात को पैदा हूँ, कहते हैं थोड़ा रात की अमावस्या में ठीक रहता है एज कम्पेयर टू दिन में। देखिए ये सब सुपरस्टिशन है, अगर आप इन सब चीजों पे उलझ गए हम लोग, तो हम ज्योतिष क्यों पढ़ रहे हैं, हम ज्योतिष क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ज्योतिष पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो कहते हैं ना लोग, बड़ा संघर्ष रहता है, बड़ा स्ट्रगल रहता है लोगों के जीवन में। तो मैं सभी से ही पूछता हूँ कि कौन सा एक प्राणी बता दीजिए पैदा होने के बाद वो सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है, मरने के बाद ही स्ट्रगल से मुक्ति मिलेगी। स्ट्रगल तो है ही, सभी की लाइफ में स्ट्रगल है ना। अब किसी से पूछो काल सर्प योग दोष है जी आपकी कुंडली में, तो अच्छे से क्या होता है पंडित जी, वो कहेगा बहुत मेहनत बड़ी मुसीबतें आती हैं। अब आप, हर आदमी मुसीबतों से गुजर रहा है, किसी ना किसी तरीके की मुसीबत तो ही है। किसी को जॉब की है, किसी को रिलेशनशिप की है, किसी को किसी और चीज की है, कुछ ना कुछ तो मुसीबत है ही। तो अब भाई हम उसी को जोड़ लेते हैं कि देखा इसीलिए इतनी मुसीबतें आती हैं मेरे पास, क्यों, क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा है, क्योंकि मैं इस दिन पैदा हो गया, क्योंकि मैं विरक्त के दिन पैदा हुआ है। हम तो, अब गणेश जी तो चतुर्थी के दिन पैदा हुए थे, गणेश जी की उसमें लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई, वो तो सबसे पहले देवता है भाई, ये उनके अंदर। गणेश चतुर्थी बना रहे हैं हम, रामनवमी बना रहे हैं हम, ये सब फेस्टिवल्स बना रहे हैं, तिथि के अंदर हम देखिए तिथि को हम ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस से देख के जोड़ेंगे, जोड़ उसके जो उससे जोड़कर देखेंगे तो ठीक नहीं, वो लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि पूरे दिन के अंदर आप देखेंगे वो सिर्फ वही रीजन है। हाँ, किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम जब भी आएगी, वो ऐसे हम ब्लैंकेट नहीं बोल सकते। जैसे हम न्यूमरोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं 8 नंबर वाले जो है ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही रहेगी, 8 नंबर वाले बड़ी दिक्कत वाले कहानी, 8 नंबर डेस्टिनी हो गया, 8 नंबर बेसिक है। तो जिस दिन मतलब डेट का टोटल ले ले, पूरी डेट का टोटल ले ले, तो 8 को हम बोलते हैं बड़ा दिक्कत वाला काम, विच इज अगेन अ वेरी हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन। वी कांट से कि 8 वाला है तो मतलब ये प्रॉब्लम ही देगा, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, समय कैसा है। और आप भी देखेंगे हर किसी की लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई समस्या या कोई स्ट्रगल जो है वो हमेशा ही बना, ऐसा होगा अभी आज स्ट्रगल है फिर थोड़ा सा आराम है, फिर 2-3 साल ठीक ठाक चला, फिर परेशानी आई, फिर 2-3 साल खराब हुआ, ठीक हुआ। तो ये फेजेस आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। तो जो फेजेस आ रहे हैं वो हमारी दशाएं डिक्टेट कर रही है, किसकी दशा चल रही है, कौन सा दशा है, किस प्लैनेट का है, एंड देयरफॉर उसके हिसाब से काम। और कोई मतलब लाइफ विल नॉट स्टे एज इट इज कम्प्लीटली हर समय। तो इसलिए ये कहना कि किसी तिथि में पैदा हो गया तो वो खराब हो गया, वो ठीक नहीं। ना ही अमावस में पैदा हुआ और वो मनहूस है, ये तो अमावस में पैदा हुआ, ये भी कहना बहुत गलत है, ऐसा कहना ही गलत है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। दिस इज हाफ नोन फुल। और हम तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में तो हम सब कुछ पढ़ेंगे ना, पूरी कुंडली निकालेंगे, अभी समय क्या चल रहा है, आज कैसा दिन जाएगा, कल कैसा दिन जाएगा, ये भी देखेंगे, रिलेट करके देखेंगे चीजों को। सर मैं हाँ एक जी, बात बोलना चाहूंगी हाँ जी बोलिए। कि जब मेरी शनि की 7.5 शुरू हुई तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब इन इनिशियल फेज, बहुत ज्यादा, और मेरा लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो मैंने कहा कि ऑल ऑफ सडन क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अपने सर्कल में 2-3 मतलब एक सर थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मुझे अननेसेसरी टेंशन की हो रही है, प्रॉब्लम की हो रही है, तो कई बार चोट भी लग रही है, कई बार गाड़ी अननेसेसरी ठुक गई है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो फिर मुझे पता लगा शनि की 7.5 चल रही है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। जब मिड फेज आया तो सर बहुत, मैं आई वॉज वेरी सिक, मतलब 8-9 महीने के लिए मुझे पता नहीं क्या, मतलब मेरी लाइफ का सर शायद, आई एम 47 ईयर ओल्ड, और मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट पीरियड जो है वो 2022 में था। लेकिन जो टफेस्ट होता है वही सबसे सॉफ्टेस्ट भी होता है, वो हमें बाद में पता लगता है। तो सर जब अब मेरा शनि का मतलब लास्ट फेज चल रहा है 7.5 का, तो आखिरी है ये वाला फेज, और अब लेकिन मेरी साथ में शनि की महादशा भी चल रही है जो 2032 से 33 तक चलेगी।
तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो सर जब ये फेज आया, मतलब ये साल चढ़ा, तो ऑल ऑफ सडन माई इंटरेस्ट गोज इन ऑकल्ट। और आप मानेंगे नहीं कि मतलब मैं शुरू से, मेरे को ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही। और कई बार कोशिश भी की एस्ट्रोलॉजी सीखने की, लेकिन बस पैसे दे दी और सीख ही नहीं पाई, टाइम नहीं अरेंज हुआ, वॉट एवर, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ये हुआ सर कि इसी साल में मैंने ऑकल्ट में न्यूमरोलॉजी सीखी, वैदिक चीज को कंसिडर किया, और अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी, नई डायमेंशन दी। और आई एम इन द गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज माई पैशन और मुझे इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो दैट इज द रीजन आई केम टू यू। और अभी मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं पता मैं इसको कितना कांस्टेंट कर पाऊंगी अपने अपकमिंग फ्यूचर में। लेकिन यही साल जो शनि का साल था, जो कि मुझे इतना परेशान कर रहा था पिछले 7 सालों से, कि मैं बस रो पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। तो अब मुझे लग रहा है कि यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की, कि मुझे एक नई डायरेक्शन मिली इससे सर। आप ये सब समझेंगे क्यों हुआ, ठीक है ना, जब आप पढ़ेंगे ना आगे कि प्लैनेट्स का इम्पैक्ट कैसे आता है और कैसे प्लैनेट को मान के चल रहे हैं, किन किस। और ऐसा नहीं होता कि आपकी मतलब एक चीज में, मान लीजिए बीमार हो गया कोई, ठीक है, बीमारी हो गया तो बीमार होने से, और अगर वो, लेकिन पैसे का असर नहीं पड़ा, जितने पैसे पहले आ रहे थे, चाहे आप जॉब में चाहे जो जिसमें भी हो, तो पहले भी तनख्वाह आ रही थी, अभी भी आ रही, बीमार है तब भी। कुछ लोग होंगे जो बीमार पड़ गए या फाइनेंशियली बिल्कुल ही खत्म हो गए, बीमार नहीं है, सेहत एकदम ठीक। तो प्रॉब्लम हर किसी की किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में आती है। वो उस एरिया ऑफ लाइफ में क्यों आई प्रॉब्लम, और उसी समय क्यों आई, क्यों अभी आपका इंटरेस्ट जगा पढ़ने में। मैंने आपको पहले ही बोला, आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की शनि राहु केतु की किसी ना किसी की दशा चल रही होगी, या जुपिटर मरकरी की चल रही होगी। इनमें से कोई यही प्लेनेट है 5 जो आपको इसमें धकेल देंगे, ऑकल्ट में डालेगी, इंटरेस्ट पैदा करेगी। अब वो आगे आप समझेंगे कि भाई कौन आदमी कितने दिन तक इसको पढ़कर कैसे प्रोफेशनली कर सकता है, अच्छा करेगा कि खराब करेगा, वो दशाएं बताएंगे। वो दशा से पता लगेगा कि भाई कितना पैसा कमाओगे, आप क्या कर सकते हो, वो हम इसमें समझेंगे चार्ट में। और कैसा कर सकते हो वो दशाएं बताएंगे। जैसे बोलते हैं ना लोग, प्रोफेशन कौन सा सूट करेगा मेरे को, ऐसा पूछते हैं मुझे कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। तो पहले आपको तो मतलब समझना है, सूट करने का मतलब क्या है। कोई बोलेगा पैसे किस में कमा सकते, बेसिकली पैसे, ये नहीं पूछेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे अपना पैशन फॉलो कर, उसका मतलब ये नहीं होता। मतलब होता है कि पैसे कैसे कमा सकते। बड़ा सिंपल है, पैसे पैसे कमाने के लिए प्रोफेशन कौन सा सूट करेगा वो नहीं है, टाइम सूट करना चाहिए। टाइम सूट करेगा तो कोई भी प्रोफेशन करोगे सब काम करेगा। टाइम सूट नहीं करेगा तो फिर तब भी कोई भी करके देख लो, तो भी नहीं चलेगा। तो जो समय कैसा चल रहा है उस समय पे वो हमें समझना है, और वो हम समझेंगे जब दशाएं पढ़ेंगे आगे वो चीज समझ में आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, हमारे जो हमने पंचांग की हमने बात करी, तिथियों की बात करी, और इसके बाद इन्हीं तिथि को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, इसको करण बोलते हैं। तो ये 6, मतलब ये 11 तरीके के हमारे करण हैं। ये जनरल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं, इसका कोई हमारा यूज नहीं है। तो बा व बलव्य कौवल्य तैतिल कर वाणिज्य विष्टि भद्रा या शकुनी चतुष्पाद और नाग और किंसुंगा। ये इस तरीके के हमारे ये 11 बेसिकली तिथियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, इनको करण बोला गया। फिर इसके बाद इन्हीं का एक फर्दर डिवीजन हुआ जिसको योग बोला गया। तो पंचांग अपने आप में अलग पूरी स्टडी है, अगर हम करना चाहें तो ऐसी उसमें हम, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज मैं तो सिर्फ पंचांग के ऊपर ही एक छोटा सा 4 दिन का कोर्स आप बना सकते हैं, सारी तिथियों को और डिटेल में समझा सकते हैं, सारे योग को समझा सकते हैं। हर योग का अपना एक मतलब है, कि उस योग में पैदा हुआ तो क्या मतलब होगा, उस योग का हुआ तो लाइफ कैसी होगी, किस तरीके से होगा, तो वो भी चीज कर सकते हैं। बट वो मैच नहीं करता। आप अपना देखेंगे, 10 लोगों का देखेंगे, आपको लगेगा तो ये कुछ मजा नहीं आया, सही नहीं, दिस इज नॉट मैचिंग। तो ये जब मैच नहीं कर रही, जो सही नहीं बैठ रही, तो फिर उसको पढ़ने का ज्यादा मतलब नहीं है। अब हम आते हैं पंचांग जो है, ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र वर्ड आपने बहुत सुना होगा। और नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, 360 डिग्री 27 नक्षत्र है। और ये नक्षत्र, वैसे तो हम पढ़ेंगे हर नक्षत्र को बहुत डिटेल में, कि किसके साथ क्या प्रोफेशन होगा, कौन सा ऑस्पिशियस नक्षत्र है, किस काम के लिए ऑस्पिशियस है, कौन सी चीजें, सारी चीजें पढ़ेंगे। नक्षत्र मतलब 3 दिन लगेंगे हमें सारे नक्षत्र समझने। तो इतना लंबा टॉपिक नक्षत्र का है। बट शॉर्ट में, चूंकि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं और इसकी एक स्टोरी है पीछे, कि नक्षत्र 27 नक्षत्र कैसे
तो स्टोरी क्या है, हमारे चंद्रमा, आपने राजा दक्ष का नाम सुना था? उनकी 60 बेटियां थी, 60। उसमें से 27 बेटियों की शादी उन्होंने चंद्रमा से करी। चंद्रमा से शादी करी। अब चंद्रमा को ये बोला गया कि 27 लोगों सबको आपको इक्वल टाइम देना है, डेली टाइम देना है। अब वो डेली टाइम देने के चक्कर में चंद्रमा को हो गया प्यार रोहिणी से। एक नक्षत्र है रोहिणी, ठीक है। अब उसके साथ उसने टाइम स्पेंड ज्यादा करना शुरू कर दिया। बाकी रानियां परेशान हो गई, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी राजा दक्ष को कि भाई ये तो एक ही के ऊपर टाइम दे रहा, हमें तो दे नहीं रहा। फिर दक्ष ने श्राप दे दिया, मतलब श्राप नहीं दिया, अभी वार्निंग दी। पहले वार्निंग दे, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे के छोड़ दिया। थोड़े दिन ठीक चला, फिर उसके बाद फिर से वही हो गया, रोहिणी नक्षत्र पे ज्यादा टाइम जा रहा। अब राजा दक्ष से नहीं रहा गया, उन्होंने श्राप दिया बढ़िया वाला, भैया अब तुम मृत्यु दंड। तो चंद्रमा मरने लगा। चंद्रमा मरने लगा तो पृथ्वी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, पूरी की पूरी। भाई ग्रेविटेशनल पुल कम हो गया, जो उसका जो क्यों हमारी अर्थ पे अगर पानी ऐसा टिका हुआ है एक जगह, तो उसके पीछे वो उसका चंद्रमा ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए पानी उतरेगा, उतना ही टिका हुआ। बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो वो सब चीजें अर्थ पे भूचाल सा आ गया उसके। तो फिर नारद मुनि ने बोला भाई कुछ करो चंद्रमा को। तो फिर चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरा कुछ हेल्प करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो, डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, शिव जी का डिपार्टमेंट है, वहीं जाके उन्हीं की उनसे ही जाओ, मृत्यु डिपार्टमेंट जो है। तो फिर उन्होंने शिवलिंग, फिर उन्होंने पूजा करी, शिव जी की बहुत कठोर तपस्या करी। शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा श्राप जो इतना डेडली वाला श्राप है, इसको मैं पूरा नहीं खत्म कर सकता, बट तुम्हें एक दिन मरना पड़ेगा। और धीरे धीरे तुम्हारा ये ऐसे साइकिल चलेगा, तुम एकदम से नहीं मरोगे, तुम धीरे धीरे मरोगे, क्योंकि एकदम से मर जाओगे तो फिर पृथ्वी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक एक करके आपका वो रहेगा, स्लोली आप विल डाई, स्लोली यू विल लिव अगेन। ये पूरा उसका श्राप को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। और इसीलिए चंद्रमा जो है 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। और वो धीरे धीरे करके कम होता है फेज, फिर उसका बढ़ता है। और चंद्रमा ने जहाँ पे पूजा करी थी शिव जी की, वो कौन सी जगह है, कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ, वो पहला ज्योतिर्लिंग है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ है। और ऐसा बोला जाता है चंद्रमा ने वहीं पे, मतलब इस पे डिबेट है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है चंद्रमा ने उस टाइम पर किया था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, या किसी और ने किया था। ये इस पे थोड़ा डिबेट है, लेकिन ये महामृत्युंजय का जाप किया गया था। इसीलिए महामृत्युंजय, कोई भी मर रहा होता है, कोई भी कष्ट से होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है किसी को, शारीरिक कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं, अगर होता है तो वो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ताकि उससे, और वो काफी इफेक्टिव मंत्र माना जाता है। तो ये नक्षत्र की स्टोरी थी। नक्षत्र की स्टोरी है, 27 नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जो है, चंद्रमा जब हम बोलते हैं उच्च का हो गया, या हम बोले कि एग्जॉल्टेड है, या बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा है, तो वो करता है जब वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। मतलब टॉरस राशि में जब भी होगा चंद्रमा, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। तो ये चंद्रमा की नक्षत्र की कहानी, हालांकि हम नक्षत्र इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी का असर हमारे उस शरीर पर होता है, ठीक है। हर प्लैनेट का असर हमारे शरीर पर है, ऐसा हम जानते हैं। कैसे होता है? नग पहनने से आपकी किस्मत बदल जाती है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है, कैसे होता है, कैसे? कोई कनेक्शन है हमारी बॉडी का और हमारे 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 हम हमारी आत्मा, बॉडी है जो भी हम कहें उससे, प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स तो कितनी दूर बैठे हैं, कहाँ बैठे? तो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम समझते हैं हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको हम बहुत हल्के में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कि ज्यादा हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। उसको जब हम कर्म और मोक्ष की बात करेंगे उस क्लास में हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में। फिलोसफी मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट है, और हर किसी को पढ़ना चाहिए। हिंदू फिलोसफी जितनी भी आप पढ़ सकें जरूर पढ़ें। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से दो चीजें हैं। देखिए इसमें विवाद, एक एक पार्ट बोलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। जो अद्वैत वेदांत की हम अगर हम बात करते हैं, तो बोलते हैं ब्रह्म ही है सब कुछ, तो आप ब्रह्म के ही पार्ट है, और ब्रह्म में ही जाके खत्म हो जाएंगे, कोई दूसरी चीज नहीं। और सब बाकी जो भी आप दिख रहा है वो सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब
झूठ है, झूठ मिथ्या मतलब इट इज अनरियल, इट इज नॉट रियल, तो इसलिए हम बोलते हैं सब माया है। तो एक फिलॉसफी वो है। दूसरी फिलॉसफी है कि पुरुष प्रकृति वाली, कि ये, और ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से हमारी, कि कुछ भी मतलब कोई भी चीज, आपका कोई थॉट हो, कोई मैनिफेस्टेशन आप सोच रहे हो, कोई काम करने की सोच रहे हो, कुछ भी हो, वो 3 गुण है हमारे, सत्व रजस और तमस। उन्हीं 3 गुणों के हिसाब से ही या तो कोई सात्विक काम करेंगे, या आप राजसिक करेंगे, या तामसिक करेंगे। क्लासिफिकेशन इन 3 में ही है। और आपका भी जन्म जो है, हमने जन्म जब लिया तो हमारा कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रभावी था, या किस गुण की प्रवृत्ति हमें इस जन्म में मिलनी थी, वो जो गुण है वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव होगा, और इसीलिए हमने वैसा जन्म लिया। हर एक की अपनी अपनी गुणों की कहानी है। तो अगर हम कॉन्शियस इसको वो देखें कि पुरुष क्या है, पुरुष को आप सोल बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, प्रकृति को बोल सकते हैं, पोटेंशियलिटी कहें, या जो भी हमें दिखता है वो सब प्रकृति। क्योंकि अगर जो हमारा शरीर है, शरीर में से जब आदमी मर जाता है तो क्या जाता है, क्या निकलता है, सोल नहीं रहती। जैसी सोल नहीं रहती वैसे हम इमीडिएटली क्या बोलने लगते हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने देखो, बड़ा फिलोसफिकल एक और बात है। आप क्या बोलते हो, आप वैसे क्या बोलते हो अपने आप को, मैं कौन हूँ, अपना नाम बताते हो, मैं ये हूँ। लेकिन जब आप अपने शरीर को बोलते हो तो क्या बोलते हो, मेरा शरीर। मैं नहीं बोलते उसको, फर्क है। मैं जब बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मेरा नाम है, शरीर का नाम ही है। मैं कौन हूँ या मैं कौन हूँ, मैं और मेरा में, क्योंकि आप बोलोगे ना मेरी घड़ी है, मेरा काम है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, ये सेकेंडरी चीज है ना, इट इज सेपरेट फ्रॉम मैं। मेरा शब्द हम यूज करते हैं जो मेरे लिए चीज है, जो मतलब विच इज नॉट मी। और हम अपने शरीर के लिए भी वही चीज यूज करते हैं, मेरा। लेकिन हम कर सब कुछ इसी के लिए रहे। तो मैं और मेरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं वाली जो कहानी है, ये सोल होगी, जो सोल है, जो ये पुरुष है, और जो प्रकृति है ये आपका शरीर है। अब इसमें क्या जुड़ता है, जहां जैसी प्रकृति में, मतलब सोल तो अभी यह देख रही है, सोल अभी ऊपर से देख रही है कि मैं कहाँ जाऊं। यहाँ पे सोल की, इसमें क्या मानस है, मन है और अहंकार है। फिर इसी के प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रजस तमस। सत्व के 2 हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, और यहाँ पर तमस में हमारे 5 महाभूत है, और 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हम जिसको बोलते हैं वो है तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं और पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। हम बोलते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो गया कोई। तो पंच तत्व, हमारी बॉडी जो है इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। यही 5 एलिमेंट जो है, इनको आप बैलेंस, ये जब ये स्टेट बैलेंस में रहते हैं, सत्व रजस तमस जब बैलेंस में, बिल्कुल बैलेंस में, तीनों इक्वल है, तो कुछ नहीं हो, देन देयर इज नथिंग विच इज हैपनिंग। और जैसे ही इनमें से एक गुण ऊपर उछला तो कुछ क्रिएशन हुई। अगर सत्व ज्यादा यहाँ पे पुरुष को ऐसा समझ लीजिए, एक कोई हीरो है, बॉलीवुड का कोई हीरो, बढ़िया, या हॉलीवुड का सही। और ये प्रकृति जो है, ये सारे के सारे उसको देख के, भाई अब कोई किसी का फैन है, सत्व जो है मान लीजिए फैन है इसका, इस हीरो का, तो सत्व कूदने लगा जैसे ही इसने उस सोल को देखा। तो जन्म जब होगा तो यहाँ पर ये इससे मिलने की कोशिश करेगा, तो फिर तब जाके क्रिएशन होगी। इसी तरीके से कोई भी थॉट आप सोचते हैं, वो भी या तो सत्व गुण ही होगा, रजोगुण ही होगा, या तमोगुण ही होगा। इन 3 ही गुण के अंदर सब कुछ, सारी चीजें, एवरी एक्शन, एवरी थॉट इज बेस्ड ऑन दीज 3 गुण। अब ये 3 गुणों में सारी चीजें बेस्ड है। और हमारे, जब हम मरते हैं तो हमारे इसमें से, और ये 3 गुण क्या है बेसिकली, अगर हम गुणों की बात करें, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे इसमें। देखिए, बड़ा सिंपल है, ये 3 गुण जो है ना, हमारे अंदर की अच्छाई जो हम कहें वो सत्व है, जो हमारे अंदर का पैशन है वो रजस है, जो इग्नोरेंस वो तमस है। बिना सोचे समझे का, अब कैसे हो गया, कैसे हम कोई आप काम कर रहे हैं, गीता में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है 18वें नंबर अध्याय में। और अगर आप वो गीता का सुनेंगे तो सत्व गुण, तीनों गुणों के बारे में बड़ी डिटेल में समझाया गया। तो सत्व गुण वाले कर्म जो है, ये कर्म क्या है, सत्व गुण जिसका आपको एंड मालूम है, कंक्लूजन मालूम है, और ये या फिर आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सिर्फ किसी और के लिए काम कर रहे हैं। रजोगुण क्या है, रजोगुण बेसिकली जो आप अपने लिए कर रहे हैं, जो आपने जो भी काम किया अपने लिए किया, और उसमें किसी को नुकसान नहीं किया, अपने उसमें प्राइड महसूस करें। तमोगुण, जब आप किसी का नुकसान कर रहे हो या आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम, फिर आप काम कर रहे हो, दैट इज तमस। ये तामसिक, हम डेली सुबह से लेकर शाम तक
हम इन तीनों गुणों के कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, हम ऑटोमेटिकली करते हैं। अब ये तीन गुण जो है ना, ये एक बड़ा अच्छा हुआ है, हम we are always free to choose which of these three guns should influence us, and our karma is decided as the result of that choice. तो आपको ये जो चॉइस मिलती है हर समय, ये डिसाइड करने के लिए चॉइस मिलती है कि आप इन तीन गुण में कौन सा गुण आप यूज करें, आप क्या करें किस समय, तब तामसिक कार्य करेंगे, राजसिक करेंगे, सात्विक करेंगे। तीनों गुण होने जरूरी है, सिर्फ सात्विक होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ राजसिक होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ तामसिक होगा तो भी नहीं चलेगा। तीनों गुण होने जरूरी है, और तीनों गुण जब बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तब आदमी समझ लीजिए, तब आदमी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, या कहें हम मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई वो नया कर्म जनरेट नहीं करेगा जब तीनों गुण समता में होंगे। अब ये क्या है, जैसे बॉडी का हमारा डीएनए है, ये बड़ा अच्छा एक लाइन है कि जैसे जेनेटिक कोड है हमारी बॉडी का, डीएनए जिसको हम बोलते हैं, सोल का भी एक कार्मिक कोड है जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं। तो हमारी सोल का कार्मिक कोड जो है इज योर हॉरोस्कोप, और ये दिस इज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर इसको हमें आता है, अगर ये कैसे बनता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द सबकॉन्शियस प्रोग्राम फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ। तो पिछले जन्मों के जो भी आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम है, उसके उसके हिसाब से हमारा ये बनेगा। अब देखिए, इसमें मैं बहुत, हालांकि इसमें हम बहुत पूरा चैप्टर ही, पूरी क्लास ही है, 2 क्लासेस है इस टॉपिक के ऊपर ही, कर्म और मोक्ष और इन सब चीज़ों पे। तो हम इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे, तो सारा पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी कर्म क्या होता है, व्हाट इज कर्म? एनी आइडिया व्हाट इज कर्म? जो हम कर्म कर्म बोलते हैं ना, सब कुछ कर्म सिद्धांत है, पिछले जन्मों के कर्म बोल रहे हैं हम लोग, तो हमें आइडिया तो होना चाहिए कर्म क्या होता है। सर कर्म मैंने कहीं क्योंकि पढ़ा था थॉट्स एंड एक्शंस कर्म होते हैं हमारे। थॉट्स एंड एक्शन कर्म होते हैं, बिल्कुल। बट थॉट्स एंड एक्शन, एक्शन कर्म, तो फिर कैसे? तो हम तो थॉट, हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम थॉट ही ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक्शन ना करें, मरने के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले तो है नहीं। तो फिर क्या डिफरेंस, एक्शन और कर्म में क्या डिफरेंस? इंटेंशन। वेरी गुड। तो अगर आपके कर्म में, कर्म तब क्वालिफाई होगा जब आपका इंटेंट जुड़ा होगा आपके एक्शन के साथ, थॉट के साथ भी इंटेंट जुड़ेगा तो वो कर्म कहलाएगा। तो थॉट एंड इंटेंट होना बहुत जरूरी है। इंटेंट मतलब व्हेन यू identify yourself as the doer of that action and that then it is qualified as कर्म। और जितनी भी चीजें आपने सोची है ना आज तक, जो भी सोची है, वो सब कर्म बना है। आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होगा, आज नहीं तो कल। हमने देखा था ना यूनिवर्स कितना बड़ा, कौन देता है? यूनिवर्स देता है। कितनी बड़ा यूनिवर्स है, सब कुछ है, सारी पोटेंशियलिटी इंसानी, इंसान जो भी सोच सकते, वियर्डेस्ट, वो सब एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी यूनिवर्स में। आप उतना ही सोच सकते हो जो एग्जिस्ट करता है, उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। आज से पहले किसी ने सोचा था, जब मोबाइल फोन नहीं था, 30 साल पहले किसी ने सोचा था मोबाइल फोन आए? इंटरनेट सोचा था कैसे होगा, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा सोचा था किसी ने? आज जो हम देख रहे हैं, जो टेक्निकल, जो एआई अब जो करने जा रहा है, वो सोचा था किसी ने? और वो चिप लगने वाली है, अभी आएगी चिप, एस्ट्रोलॉजी की चिप, ले लो, लगा दो, आ गई। तो वो भी चिप आने वाली है। तो ऐसा चिप, मतलब ये अब ऐसे, ये सब चीजें हमने सोची नहीं, लेकिन हो रही है। हम जॉम्बीज देखते थे, जॉम्बीज वाली पिक्चरें देखी हैं आपने? जो जॉम्बीज, क्या हकीकत हो, जो जितनी पिक्चरें देखी है ना हमने, जो पिक्चर विद इमेजिनेशन की काम है ना, वो देखोगे आप, धीरे धीरे चीजें हो रही है वैसी। सो दिस इज अगेन, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज, जो भी हमारा थॉट है, इट इज अ पोटेंशियलिटी, और दैट पोटेंशियलिटी को एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच पा रहे आप जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, सब चीज एग्जिस्ट करती है। तो हम जो भी इसीलिए लोग बोलते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रांट द विश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, वो कहाँ से करेगी, कैसे करती है? वो बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। तो यूनिवर्स में सब कुछ है, और हमें अपना जो हॉरोस्कोप है, कार्मिक कोड का जो हमें वो करना है, हॉरोस्कोप इज द कार्मिक कोड। जो हमारा सोल का डीएनए है वो हमारा हॉरोस्कोप, हमारा डीएनए तो हमारा नहीं। अब अगर हम बात करते हैं सत्वगुण की, सत्वगुण क्या है? सत्वगुण इज बेसिकली जो अंदर की अच्छाई है, उसको आप मान लीजिए सत्वगुण है। और इसको एक और इंटरेस्टिंग, जब हम आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम आगे पूरा आयुर्वेद वाली बात करेंगे, तब हम
तीनों दोष, आप किस बॉडी टाइप के हो, आप किस मेंटल टाइप के हो, मतलब आप खुद अपना क्वेश्चन में लिख कर इसको आप सॉल्व पढ़ोगे कि ये ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है इस पे, जो जिसमें आप पढ़ोगे कि आप सात्विक ज्यादा हो, तामसिक ज्यादा हो कि राजसिक ज्यादा हो, अपने आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ, और हॉरोस्कोप से कैसे रिलेट करते हैं उसको वो भी देख पाओ। इसी तरीके से बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि कफ वात पित्त की बात करें, तीन दोष भी है ना, कफ वात पित्त, वो तीन दोष जो है आपकी बॉडी किस टाइप की है, किस किस दोष से ज्यादा प्रभावित है आपकी बॉडी, तो वो दोष भी आप उसमें देख सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ पाओगे। तो वो हम आयुर्वेद में पूरा डिटेल में, और उस समय फिर हम ये सारे गुणों को और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या गुण है, तीनों गुण क्या है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सत्व का मतलब हो गया अंदर की अच्छाई। अच्छाई का मतलब क्या होता है, अच्छा किसे कहेंगे हम, अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है, मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसे कैसे पता लगेगा, हाउ वुड यू जो तो क्वालिफाई एनी एक्ट ऑफ Sir, योर्स। do not harm अच्छा to other and self also. मैं वो ठीक है, अच्छा तो किसी को हार्म नहीं कर रहा तो कोई कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हार्म नहीं कर, दैट डज नॉट क्वालिफाई, नॉट हार्मिंग सेल्फ और अदर्स इज नॉट अच्छा होना। who will अच्छे की think डेफिनेशन, who will always think good, positive, without any negative vibes. वो अच्छा, दैट डज नॉट क्वालिफाई टू अच्छा। अच्छे का मतलब क्या हुआ, अच्छा मतलब कब किसी किसको आप बोलते हो बहुत बड़ा अच्छा आदमी, किसको बोलते हो बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया, वेरी A गुड पर्सन। balanced personality, sir. अगर वो अगर वो हमारे लिए अच्छा करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, वेरी गुड। हमारे लिए अच्छा करने का मतलब हो गया, मतलब उसने अपने लिए नहीं किया, किसके लिए किया, दूसरे के लिए किया। तो जिस दिन भर में जितने काम आप दूसरों के लिए करते हैं, बिना किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रिटर्न क्या मिलेगा, वो काम आपके सात्विक हैं। वो हम सात्विक, चलो एक्सपेक्टेशन भी रख लो लेकिन किसी और के लिए कुछ करो। तो जितने काम हम दूसरों के लिए करते हैं, जितने थॉट्स हम दूसरों के लिए लेते हैं, दैट इज सात्विक। तो वो सत्व गुण में आती है। और सत्व गुण के जो हमारे प्लैनेट है वो सन, मून और जुपिटर है। और हाउसेज में हम 1459 लेते हैं। अब ये हाउसेज और हम जब पढ़ेंगे तब उसको और समझेंगे प्लैनेट्स को। और राजसिक मतलब जो काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और उसको मुझे मान, जो मेरे अंदर का पैशन है, जो मेरे अंदर की जो मूवमेंट है, जो इनर्शिया है, जो मुझे मेरे अंदर की अ, जो अगर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कह लें, या मुझे सक्सेस के पीछे भागना, कुछ अचीव करना है जीवन में, जो अचीवमेंट वाली एनर्जी है, वो हमारी रजस वाली एनर्जी है, राजसिक। और ये राजसिक एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये मतलब सात्विक, मतलब मान लीजिए सात्विक अगर हम बात कर रहे हैं, जुपिटर लग्न में बैठा है, ऐसा आदमी कभी भी ना तो पुलिस में जा सकता है, ना कहीं लड़ाई लड़ सकता है, ना कहीं गोली वोली चला सकता है, जान ही नहीं ले पाएगा, क्यों, सात्विक गुण है, नहीं मार पाएगा, नहीं अंदर से आएगा ही नहीं मार पाएगा। मंगल बैठा है, तामसिक होना जरूरी है भाई। अगर आप डिपेंडिंग, ऐसा नहीं है कि खराब है गलत है, आप क्या कर रहे हैं, आपका जो बेसिक काम है वो कैसा काम। अब आप कहेंगे ठीक है भाई, जितने सदगुरु हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, ये सब क्या सात्विक ही है, माने बन जाएंगे, बड़े दूसरों के लिए बात करते हैं, मतलब बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा धर्म कर्म की बातें करते हैं, तो सात्विक नेचर हो गया। तो राजसिक इज बेसिकली जो एनर्जी है, जो सक्सेस चाहिए, जो अचीवमेंट चाहिए हमारे अंदर, वो। बट यहाँ तक ठीक है, राजसिक तक ठीक है। तामसिक क्या है, तामसिक इज बेसिकली हमारे अंदर का जो एनिमल क्वालिटी है वो तामसिक है। और ये बेसिकली हमारा ये है कि आप ये, हालांकि फिजिकल बॉडी जब तामसिक होना, अगर हमारे अंदर तामसिक गुण नहीं होगा तो आप सो ही नहीं पाओगे, नींद ही नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, ये आलसी पर आने वाला, आलस हो गया, लेथार्जी हो गया, ये पड़े रहने वाला इन चीजों तामसिक। और हम सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, सन जब तामसिक होगा तो कैसा बिहेव, आपका बिहेवियर कैसा होगा। मून जब मून मतलब हर प्लैनेट को तीनों गुणों में पढ़ेंगे। सूर्य जब तामसिक, राजसिक, सात्विक है तो कैसे हम देखेंगे, और बाकी चीजें, और क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कब आप दिन भर में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आज मैंने कौन से प्लैनेट का कौन से गुण का काम किया, तो वो कहीं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे आप उस चीज को कि अच्छा ठीक है, आज मैंने ज्यादा तामसिक करे हैं, वो नहीं करने, मुझे धीरे धीरे तामसिक से राजसिक में जाना है, राजसिक से सात्विक में जाना है। ये आपको हमें ऐसा करना है। तो जितने मंगल, राहु, केतु, शनि, जितने भी हैं ये सभी हमारे तामसिक प्लैनेट हैं। अब हम आते हैं
हमारी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है हमारे प्लैनेट्स। जो हम बोलते हैं हमारा आउटर सोलर सिस्टम, जो हमने देखा 9 प्लैनेट है, वो हमारा सोलर सिस्टम आउटर। एक वैसे ही इनर सोलर सिस्टम भी है, जिनको हम बोलते हैं हमारे चक्र। 7 चक्र हैं, 7 प्लैनेट है। तो 7 चक्र बेसिकली वो सब, हर चक्र हर प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है या आपको लग रहा है गड़बड़ है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपको उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, किसी साइकोलॉजिकल, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्लैनेट जो गड़बड़ है उसके हिसाब से आपके शरीर में विकार आएगा, या वो चक्र जो है ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। अगर हम देखें तो हमारा क्राउन चक्र, सन जो है वो हमारा क्राउन चक्र है, जो इधर ये यहाँ पर, यहाँ उसकी लोकेशन इधर है क्राउन चक्र। ये सन, ये कनेक्शन हम बोलते हैं ना, ये कनेक्शन है ऊपर वाले से कनेक्शन है। और ये क्राउन चक्र, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्राउन चक्र हमारे सर के थोड़ा सा और ऊपर है, 1 फीट ऊपर है, या इस हम लोग मान लेते हैं इस पे है, यहीं पे है, बीच में, या थोड़ा और ऊपर है। तो ये हम, दिस इज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र के बाद हमारा थर्ड आई चक्र आता है, यहाँ आजुना चक्र जिसको बोलते हैं। ये हमारा सन और मून की हम बात करें, सन और मून। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए चीजें, अब देखो हमारे उसमें हम लाल रंग लगाते हैं कहाँ पर? तिलक लगाते हैं, क्या एक्टिवेट करते हैं? हालांकि लाल रंग मार्स का है, बट रेड कलर से, जब हम रेड कलर लगाते हैं यहाँ पे, अब फीमेल सिंदूर भरती है, इट इज बेसिकली योर अजना चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। कभी भी हाथ अपने माथे पे ऐसे नहीं मारते, कभी भी नहीं मारते। बहुत लोगों को आदत होती है धर तरीके ऐसे ही नहीं करते, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर स्पॉइलिंग योर अजना चक्र। अजना चक्र मतलब हम लोग इस लेवल तक तो आ ही नहीं पाते हैं, ऊपर फॉरगेट द क्राउन चक्र, हम अजना तक भी नहीं आ पाते कि हम ये अपनी लाइफ को इस ऐसा ऊपर तक लेके जा पाए। हम यहीं पे रह जाते हैं, हम अपने मूलधारा चक्र के उस पे ही, नीचे वाला जो चक्र है उस पे ही रहते हैं। इसके बाद हमारा थ्रोट चक्र आता है, जिसको हम, जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मरकरी की है, कम्युनिकेशन की। फिर उसके बाद हार्ट चक्र आता है, जो जिसको हम अनाहत बोलते हैं, अनाहत चक्र बोलते हैं, जो बेसिकली हमारा वीनस है। और फिर उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस आता है, मणिपुर चक्र, जिसका जो पेट का एरिया ले लीजिए, जिसे बोलते हैं जटाग्नि, भूख लगना आपको, दैट इज फायर एलिमेंट। एंड ये यहाँ पर हमारा मंगल जो है इसका कारक है। कई जगह कुछ बुक्स में आपको इसका जो प्लैनेट्स है कुछ ऊपर नीचे मिलेंगे कहीं, बट जो सबसे सटीक बैठती चीजों, जो लॉजिक के साथ, वो वही पर प्लान मैंने ली। फिर सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, वो जुपिटर हो गया, जिसको ये जुपिटर है हमारा, ये एलिमेंट वाटर है। मोक्ष त्रिकोण का 12 हाउसेज, एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर सारे चक्र को, पूरा एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर मैंने इसमें लिखा हुआ है, सारे मतलब हाउसेज भी, प्लैनेट्स, किन हाउसेज से ये चक्र का, ये किस, अगर आप मतलब जैसे, अगर मान लिया 4th 8th और 12th हाउस आपका गड़बड़ है, तो आपका ये स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है, ये चक्र बैलेंस नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपको, एलिमेंट्स या इमोशनल फिजिकल कुछ भी आता है, वो जब ये इम्बैलेंस होते हैं चक्र तभी आता है। तो इनको बैलेंस करना, इनको बैलेंस कर सकते हैं। आपका, आपकी रोटी कपड़ा मकान जो है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो रूट चक्र आपका खराब है। रूट चक्र खराब है, रूट चक्र में हमारा, रूट चक्र का है उसको मूलधारा चक्र कहें, जिसका कि लालन पालन का जो मालिक है वो शनि है। यहाँ पे शनि आ गया, तो यहाँ शनि, तो हमें वही सबसे नीचे वाला चक्र हो गया शनि, शनि से हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र हो गया सूर्य। ये भी प्लैनेट की जो लाइन है, जैसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सन, मून, अर्थ, उसी ऑर्डर में है चक्र भी सारे। बॉडी के सारे चक्र भी उसी ऑर्डर में है, हमारी पूरी बॉडी ही प्लैनेट से बनी हुई है। आगे जब फ्रेंडशिप एनिमिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी उसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जैसे कल मैंने उसको बताया था शनि और उसका। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि आप लॉजिक समझेंगे ऐसा क्यों है, क्यों हम राहु केतु, अच्छा जैसे हम राहु केतु बोलते हैं, राहु केतु क्या है? राहु केतु मून के दो वो है, नोड्स। अब मून के नोड्स हैं, मून क्या है? मन। मन में कौन सी दो फीलिंग्स होती है? हमारा मन या तो किसी को चाहेगा,
या अलग, या तो अटैच हो गए या डिटैच हो गए। यही प्राइम फीलिंग्स है हमारी, और उन दोनों एक्सट्रीम्स को डिनोट करते हैं हमारे राहु और केतु। तो ये दिस इज ऑल, मतलब आप समझो कि इतनी साइंटिफिक स्टडी है एस्ट्रोलॉजी, विच इज नॉट जस्ट आपके जो बॉडी के साथ अलाइन कर रही है चीजें। है इंटरनल सोलर सिस्टम है, एक्सटर्नल सोलर सिस्टम है। इंटरनल सोलर सिस्टम आपका सन से लेके सैटर्न तक है, सारे चक्र वहीं पे है, उसी ऑर्डर में है, बाहर भी उसी ऑर्डर में। सो और कहाँ से हमारी लाइफ कहाँ रिवॉल्व करती है? हमारी लाइफ नीचे वाले चक्र में ही, सबसे नीचे वाले चक्र में ही रिवॉल्व, मेजोरिटी लोगों की, क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान की बेसिक बेसिक नीड्स आपकी जो है उस पर ही है। अब आप इसको साइकोलॉजी से जोड़ के देख लो, मास्लोस हायरार्की जो है उससे देख लो, ठीक है, ये हमारा बेसिक नीड है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हो आप, फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आता है उसमें जो पिरामिड जो बनाते हैं मास्लोस हायरार्की पिरामिड जो है, उससे भी आप जोड़कर देख सकते हो, उसमें भी यही, और ये चक्र है। अब यहाँ तो हम 7 चक्र की बात कर रहे हैं, कुछ जगह 16 चक्र भी माने गए, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा चक्र मानते हैं, बट हम 7 जो मेन है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ कर। अब ये तो हो गया हमारा चक्र की, हम अगर बात कर रहे हैं जितने हमारे चक्र हैं और कैसे हमारी बॉडी। तो जब भी प्लेनेट अगर मान लीजिए अगर आपका ये रजस, आपका मरकरी खराब है, तो क्या खराब होगा? आपका थ्रोट चक्र खराब होगा। तो कहाँ इम्बैलेंस है? थ्रोट, उसको बैलेंस करना है, थ्रोट चक्र को बैलेंस। तो अगर हम अपनी लाइफ को प्लैनेट्स के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, तो हमारे ये चक्र बैलेंस हो जाते हैं, या हम चक्र बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाती है। रेमेडी कैसे करनी है, कैसे काम करना है, ये ऐसे काम करना। रेमेडीज कैसे काम करती हैं? वो चक्र को बैलेंस करके काम, कैसे कौन सा चक्र हमें बैलेंस करना है, उसके लिए हम कौन सी रेमेडी करें, तो वो चीज हमारे लिए काम करेगी। इसके साथ हमारे 3 शरीर मेन माने गए, 3 मेन जो इसको हम बोलते हैं, जैसे वैसे तो हमारे कोश हैं अलग अलग, हम उसको बोलते हैं अन्नमय कोश जो हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश के हिसाब से हम बात करते हैं। यही 5 कोश अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा अन्नमय कोश जो है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जिसको हम बोलते हैं, जो 5 पंच महाभूत से बना है। ये कौन एस्ट्रोलॉजी में कौन बताता है? लग्न लॉर्ड। एस्ट्रल बॉडी जिसको चंद्रमा, जो हमारे सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, मानस बुद्धि चित्त अहंकार सब आता है। ये कौन बताता है? ये चंद्रमा है। तो इंसान जब मरता है तो ये एस्ट्रल बॉडी, सन और मून, ये आपकी फाइल लेके गायब हो जाते हैं, ठीक है। और क्या रह जाता है? आपका स्थूल शरीर रह जाता है, फिजिकल बॉडी, इसी को पंच महाभूत, ये यहीं पे जल के खत्म। और फिर ये जो चिप है, ये जो कौन सी चिप होती है पता नहीं, बट ये जो मून की और सन की जो कहानी है, सन जो है ये कर्म शरीर है, इसको कर्म शरीर बोला जाता है, कॉजल बॉडी बोला जाता है। यहीं से हम आपका ये चंद्रमा और मून जो है, ये हमारे, जैसे हमने बोला, मन जो है वो आता है पहले। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जब आप बच्चा पैदा होता है, 3rd मंथ में आपका मून इंटर्स द बॉडी, मून का वो मन आ जाता है। फिर आपका जब बच्चा बाहर निकलता है, जब वो पहली बार ट्राई करता है, तब वो सोल एंटर करती है, ऐसा माना जाता है। कितना सही है कितना गलत है, इसको हम डिबेटेबल टॉपिक है, बट ऐसा मानते हैं कि सोल जो है बाद में एंटर करती है। और मून और सन जो है ये आपकी सारी फाइल लेके चल रहे हैं। मून, स्पेशली मून, आपकी सारी फाइल लेके चल, पिछले जन्मों का पूरा हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है, सारी कहानी इसके पास। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो भी एक कर्म बन के आपका पड़ा हुआ, जो इच्छाएं पूरी हो गई हैं आपको, और यू आर इन अ कांस्टेंट जनरेशन ऑफ दिस। ये कर्म आप जनरेट करते रहोगे, आगे चलते रहोगे। एग्जिस्टेंस ये खत्म कब होगा? जब कर्म आपके बंद हो जाएंगे जनरेट होने, और पुराने कर्म जितने हैं उनका सबका फल आप भोगोगे। तब वो डेबिट ऑफ जो हमारा लायबिलिटी और असेट का जो कॉलम है वो बराबर। फिर इसके बाद, हाँ जी कुशल जी, आप सर अगर ये चार्ट के हिसाब से देखें तो लग्न लॉर्ड जो है फिजिकल बॉडी को दर्शा रहा है, आप बोल रहे हैं, लेकिन बॉडी तो पेट के अंदर ही बनना शुरू हो जाती है बच्चे की। हाँ, तो बाहर ये लग्न लॉर्ड तो हम जब वो जन्म लेता है तब मानते हैं। तो हम वो नहीं तो तो स्टिल बर्थ नहीं होता? हम्म। स्टिल बर्थ भी तो होता है, या जी। मिसकैरेज हो जाते हैं, या कुछ और चीजें हो जाती है। हम्म।
तो यहाँ पर हम तो जब ऐसा कुछ होता है इसलिए हम बोलते हैं कि सोल एंटर नहीं करिए अभी बॉडी में, जन्म नहीं हुआ। जन्म कब हुआ? जब सोल एंटर करी, तब हम उसको जन्म मानते हैं। अदरवाइज तो स्टिल बर्थ ही है ना। अगर बच्चा बाहर भी आ गया, पूरा बॉडी बनकर भी बाहर आ गया, तो फिर जन्म नहीं हुआ। तो कौन सी जब बॉडी बाहर आई है और किस टाइम पर आनी है, पूरा टाइम, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होगा कि कम होगा, प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वो सब चीजें भी जो है, कितने सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो लग लॉर्ड इज योर शरीर, जो हम शरीर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी पूरी दुनिया का, जो हमारा लग्न लॉर्ड है। और फिर चंद्रमा दूसरा इंपॉर्टेंट और सन तीसरा। ये तीन प्लैनेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, चाहे किसी की भी कुंडली हो। और आप देखेंगे इन्हीं तीन प्लैनेट के ऊपर नीचे होने से, अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम आती है, किसी को मेंटल इश्यूज है, बहुत ज्यादा परेशान है कोई, शनि भैया चंद्रमा जो है, शनि राहु केतु मंगल किसी के साथ भी बैठा होगा, आप देखेंगे उसके पास उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज आने, प्रॉब्लम होनी ही है, सोच में प्रॉब्लम आएगी ही है। चंद्रमा यहाँ, और इसी में यही सब चीजें प्लैनेट जो है ये आपको बताएंगे कि कौन से गुण में सत्व गुण ज्यादा है कि रजोगुण ज्यादा है कि आपका तमोगुण ज्यादा है, एंड देयरफॉर आप ऐसा बिहेव करते हैं, वो चीज भी हम समझेंगे। प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये आपका लग्न लॉर्ड मून और सन, दीज थ्री प्लैनेट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एनी हॉरोस्कोप। इनका प्लेसमेंट कैसा है, ये कैसे, ये यही बता देंगे कि हाँ ये लाइफ कैसी सी जाएगी, लाइफ ठीक ठीक है कि लाइफ में गड़बड़, कि ज्यादा समस्या है। ये मोटा मोटा इनको अगर हम चेक कर लेते तो हम, और सिर्फ यही चीज नहीं, हम जो सांस लेते हैं, जैसे आपने सांस लिया, आपने सुना होगा नाम ये ईदा नाड़ी पिंगला नाड़ी। और तो ये ईदा नाड़ी पिंगला नाड़ी क्या है, ये भी सन और मून की ही साइकिल से ही रिलेट करते हैं। और ये ज्योतिष, मतलब अगर आपको इसका स्वर विज्ञान का ज्ञान है, इसको हम स्वर विज्ञान बोलते हैं, ये ईदा नाड़ी इस ज्ञान को। और अगर आपको मतलब सन, एक एक अगर आप, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड यू नो पता कर सकते हैं कि इस समय किस नोस्ट्रल से आप सांस ले रहे हैं। आपकी एक ही नाक से आपका सांस जाती है और उसी नाक से वापस आती है, एक ही काम करता है, दोनों नहीं काम करते। और जो एक काम कर रहा है, अगर जिससे जा रही है सांस उसी से बाहर आ रही है, तो उसको अगर आप देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, थोड़ा गीला कर लीजिए यहाँ, आपको पता लग जाएगा। तो वो जो नाड़ी है, इसको ऋषि मुनि कंट्रोल करते थे, और एज पर प्लानिटरी मूवमेंट उसके हिसाब से चलते थे। तो 15 दिन ये चलेगी, 15 दिन ये नाड़ी चलेगी, उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो अपनी सांसों को भी प्लानिटरी तरीके से चलाते थे इस लेवल, और इसीलिए वो हजारों साल जीते थे, क्योंकि इतने इवॉल्व थे भी, बहुत इवॉल्व। दिस इज इधर नाड़ी पिंगला नाड़ी, ये भी हमारा ज्योतिष के हिसाब से भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ इज 100% अफेक्टेड बाय प्लैनेट्स। जो भी प्लैनेट्स है उससे 100% इफेक्ट। कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं। हम कोशिश करेंगे पढ़ने की लॉजिकल तरीके से, ऐसे नहीं कि उपाय कर लेते ही क्यों, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या, क्यों होगा, वो चीज़ हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सोलर नाड़ी कहो, मैस्कुलिन नाड़ी कहो, पिंगला को, और इधर नाड़ी यूनर फेमिनिन फीलिंग्स वाली नाड़ी है। ये किस समय आपका मुंह कैसा रहे, क्यों देखिए ब्रेथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सांस जो आप ले रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हम जिंदा इसीलिए की सांस लें, बट अगर आप कोई भी बॉडी में विकार आएगा, मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले क्या चेंज होगा, ब्रीदिंग जो है ये चेंज होगी, आपकी ब्रेथ जो है सबसे पहले रिस्पॉन्स। और अगर आप अवेयर हैं इस चीज के लिए, अवेयर है कि क्या कैसे ब्रीदिंग साइकिल चल रही है। और हम सब क्या बोलते हैं ना, हम सबकी सांसें लिमिटेड है, हम सबकी सांसें लिमिटेड है। और जब सांसें लिमिटेड, हम गिनी हुई सांसें लेकर आए हैं इस दुनिया में। यही गिनती जो सांसों की है, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत लंबी कर रहे थे, एक एक सांस। और आप देखोगे कि जैसे जब भी आप कभी ऑब्जर्व करना, ये मतलब ये अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन ही कह लीजिए एक तरीके से इसको। आप लोग कभी भी बैठे इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि आप जब सांस ले रहे हैं, कितनी कितनी देर में कितनी सांस ले रहे हैं।
ट्राई करिए, एक सांस कितनी लंबी खींच सकते हैं। जब आप शांत होंगे ना, बड़े रिलैक्स्ड होंगे, आप देखेंगे आप एक सांस लेते हो बहुत स्लो होती है सांस। जैसे ही आप थोड़े एक्टिव होते हो, कुछ आप कर रहे हो, तो आप देखोगे आपकी सांस की मूवमेंट बहुत फास्ट हो। ये जो सांस है, इसी को अगर हम कुछ नहीं करें ना, और मेडिटेशन जैसे अगर आप लोगों में से आई डोंट नो कोई जाता है नहीं गया, कभी करिए नहीं करिए, विपश्यना अगर आप करते हैं, विपश्यना सिर्फ यही है, सांस को देखना, आना जाना, ऑब्जर्व करना, दैट्स इट। और कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं, कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई मतलब वो तो किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस, और कुछ नहीं करना, आप डिस्टर्ब हो ना कहीं पर, कुछ भी खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि अरे समय है और आपको एकदम से चमके आपको कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम, आप इमीडिएटली अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि सांस गई अंदर, सांस बाहर है, बस। कुछ सोचना नहीं उसके बारे में, कुछ ऐड नहीं करना उसमें, आई गई बाहर, क्या होगा उससे, क्या होगा उससे जब आप ऐसा करोगे, आपका ध्यान सिर्फ सांस पे है, आपका दिमाग में एक ब्लैंक वो आ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक, जैसे होता है ना, ये ऐसे ऐसे चल रही है, एकदम एकदम से स्ट्रेट लाइन आ गई कि इसमें कुछ भी नहीं आया, तो एक डिस्टर्बेंस आ गया। तो वो जो हमें, आपको मालूम है हमें एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं हमारे, 65,000 थॉट्स। ठीक है, अब सोचो सेकंड सेकंड 1440 सेकंड है, कितने सेकंड है, उतने में हमारे को 65,000 थॉट्स आ जा रहे हैं, या उसको आप जोड़ोगे तो 1440 सेकंड नहीं है, मिनट से, खैर उसको कैलकुलेशन आप कर लीजिए कितने सेकंड से एक दिन में, और आप देखेंगे तो एक सेकंड में कितने थॉट्स आ रहे हैं। तो उतने थॉट जब आ रहे हैं हमारे उसमें, और ये नॉन स्टॉप आ रहे हैं, हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि मेरे को थॉट ना आए। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन इज व्हाट, meditation is generally, some people say meditation is thoughtlessness, state of thoughtlessness, कि कोई थॉट नहीं। वो कई तरीके से आप कर सकते हो, वो ठीक है, आपको कोई निर्विचार हो जाए, आपको विचार नहीं आ रहा, कोई थॉट, दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। बट उससे होता क्या है, जब हम ऐसे थॉटलेस वाले जाते हैं, तो हमारा जो माइंड जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, उसको गैप मिल जाता है। जैसे ही गैप मिलता है, आपकी बहुत सारी चीजें लाइफ में जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बिहेवियर, गुस्सा जब आ रहा है या कोई और ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें चेंज, मोमेंट दैट यू, वो गैप वाली चीजें बढ़ती है। एक सेकंड का गैप आया, फिर अब 2 सेकंड हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस। तो दैट इज व्हाट मेडिटेशन डज टू ह्यूमन माइंड। इसलिए वो जितना हो सके करिए, और जरूरी नहीं कि आपको एक टाइम लेके ऐसी उसी मुद्रा में बैठ के ही करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं बैठे हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये देखना, ये इंश्योर करना कि बस इस समय खाली सांस कहाँ आई कहाँ गई, इतना देखिए। और उस समय कुछ विचार ना आए दिमाग में, थोड़ा सा, या फिर कोई बिठा लीजिए पीछे ऊपर, अपना छोटा वर्जन सर के ऊपर, और वो देख रहा है आपको, कुछ सोचना नहीं है, खाली ब्लैंक। तो वो भी एक तरीका है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे तरीके हैं, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टाइम कि जो अलग से करना, 15 मिनट निकालने, 1 घंटा निकालना, नहीं, वो होगा ही नहीं, कभी होगा नहीं, बड़ा बोरिंग काम है मेडिटेशन, ऐसा इतना ईजी नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, बहुत बड़ी शौक से करोगे, 1 दिन 2 दिन फिर भूल। ठीक है जी, तो ये हमारे कैसे रिलेट करती है चीजें, वो है। अब इसके बाद हम अ, बात करेंगे हमारे हाउसेस की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउसेस की, ये वहीं से हमारी एक्चुअल अब एस्ट्रोलॉजी की कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 क्लासेस में बेसिकली, क्योंकि समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट्स को, कुछ लोग आपसे पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी बकवास है, कुछ नहीं होता, प्लैनेट्स कैसे की काम करते हैं, और लॉजिकल पता ही नहीं होता ना, ये बड़ा डाउट रहता है आपको कि वाकई कुछ काम भी कर रहे हैं प्लैनेट, हमारे ऊपर असर कैसे कर रहे हैं। तो आपको अगर आइडिया है कि असर कैसे कर रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन। आपको अगर इनर सोलर सिस्टम का आइडिया है, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द आउटर सोलर सिस्टम।
ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम, और कोई भी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिएगा जरूर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you Thank so you so much, much. sir, Thank for you a so much. wonderful session. थैंक यू जी।